जय हिंद एवरीवन। जिस चीज का इंतजार आप सभी लोगों को बहुत दिन से था वो आज फाइनली घड़ी आ चुकी है। तो इस सेशन में 100 एमसीक्यू साइंस के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। जो भी बच्चे क्लास 11 सीएचएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि प्रॉपर गेस्ड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर प्रीवाईक्यूज ट्रेंड को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो वो सारे क्वेश्चंस इस सेशन में हम लोग करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे होंगे। और कुछ नई चीजें भी आप जरूर सीख के जाएंगे जो कि मे भी डायरेक्टली आप एग्जाम में आ सकते हैं। तो मेक श्योर जितने भी आप क्वेश्चंस मैं यहां पर सॉल्व करा रहा हूं सारे क्वेश्चंस को देखिए, अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए आपका मेन एम क्या है कि आपको क्वेश्चन दिखे, मैं छोटा दिखूं बड़ा दिखूं, आपका वो मेन एम नहीं होना चाहिए। आपका प्यारा सा एम क्या होना चाहिए, आपको जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं उनको अच्छे तरीके से आप खुद से सॉल्व करिए और अच्छे से समझिए कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनके पीछे जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मेन आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर भागना है। तो हम काफी अच्छे तरीके से मूव करेंगे। सबसे पहले हम लोग इजी टू मॉडरेट जाने की कोशिश करेंगे। पहले इजी क्वेश्चंस पे काम करेंगे, फिर मॉडरेट पे काम करेंगे, फिर अगर कुछ हार्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो काम करेंगे। देखो सिंपल सी मैं बात करूं तो इस सेशन में मैं केमिस्ट्री भी आपसे पूरी तरीके से आपसे सॉल्व करवाऊंगा और पूरी तरीके से आपसे फिजिक्स भी सॉल्व करवाऊंगा। अब देखो बात ये आती है कि भैया कुछ बच्चों को लगेगा क्वेश्चन बहुत ईजी है, कुछ बच्चों को लगेगा हार्ड क्वेश्चन है, कुछ बच्चों को लगेगा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। देखो सिंपल सी बात, मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा कि आप और मैं जितने भी लोग हैं हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी आगे कर रहे हैं, सीएचएस के लिए टारगेट कर रहे हैं। तो सीएचएस जैसा पहले क्वेश्चंस पूछता था वैसा ही क्वेश्चंस पूछेगा। तो मे भी जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन रिपीट कर दे, बट सेम ट्रेंड्स को फॉलो करता हुआ क्वेश्चन पूछेगा। बहुत बड़ी अथॉरिटी नहीं है सीएचएस की, बहुत बड़ी अथॉरिटी, बहुत बड़ा एग्जाम है कि एकदम क्वेश्चन यूनिक फ्रेम करके आएगा। वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो तरह तरह के ट्रेंड्स में आपको क्वेश्चन दिखते हैं। तो उन्हीं तरीके के क्वेश्चंस हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो बचेगा क्या, कुछ क्वेश्चंस बचेंगे भी, तो उन्हीं को ट्रेंड, वही ट्रेंड फॉलो करता हुआ क्वेश्चन होगा तो हम ऑटोमेटिकली उसको लगा जाएंगे। तो बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। बट बिफोर दैट जो बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, रैंकर्स सीएचएस टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, मेक श्योर आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। रैंकर्स सीएचएस टेलीग्राम ग्रुप हमारा है, इसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जाके सर्च करिए रैंकर्स सीएचएस, आपको मिल जाएगा, या फिर सिंपली आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी खोज सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट किया जाए सेशन को फटाफट से। पहले हाईली एनर्जेटिक होके फटाफट सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, उसके बाद सेशन को शुरुआत करते हैं। और फिर से मैं बोलूंगा कि जब क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा आप वीडियो को पॉज करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे, फिर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, फिर चीजें देखेंगे कि क्या मैं एक्स्ट्रा चीजें आपको बता रहा हूं, क्या सेम थिंग आपने सोचा था। अगर क्वेश्चन आपसे सही भी लग गया तो अच्छी बात है, बट आफ्टर द आप सॉल्यूशन देखोगे, क्योंकि आप मेरे सॉल्यूशन और अपने सॉल्यूशन में मैच कराओगे कि मेरी थिंकिंग क्या थी, भैया की थिंकिंग क्या थी, क्या दोनों मैच कर रही है। और देखो थोड़ी बहुत अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो प्लीज नेग्लेक्ट दैट, क्योंकि मेरे भी एग्जाम चल रहे हैं। मैंने बहुत टाइम काट के आपके लिए ये पूरा का पूरा पीपीटी बनाया हुआ है। तो मे बी देयर विल बी प्रैक्टिस एरर, मे बी, ठीक है। अगर हो जाए तो उसको निगलेक्ट करना, क्योंकि मैंने भी पहले से तैयारी नहीं करी हुई, बस क्वेश्चन छाटा हूं, यहां पर लेके आ गया हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री को खत्म करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूं, किसी भी एलिमेंट के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, और ऊपर क्या लिखते हैं, मास, एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं। नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर एटॉमिक मास नंबर लिखते हैं, मास नंबर जिसे हम बोलते हैं। तो एटॉमिक नंबर की बात करूं ए, तो ये ए क्या होता है, जिसे हम जेड से भी दिखाते हैं। ये होता क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। कभी कभी इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोल दिया जाता है, अनटिल अनलेस कि हमारा जो एलिमेंट है वो न्यूट्रल है। अगर वो न्यूट्रल है तो इसे हम प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन भी हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट अगर न्यूट्रल है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही न्यूट्रॉन होगा। अगर मास नंबर की बात करूं तो मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये क्या होता है, हमारा मास नंबर होता है। तो दो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एटॉमिक मास या फिर मास नंबर, ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। अगर एटॉमिक नंबर की बात करें या फिर एटॉमिक नंबर की बात करें तो ये क्या होता है, दैट विल बी नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ आवर एलिमेंट इज न्यूट्रल। तो यहाँ पर न्यूट्रल की ही केस हम लोग जनरली मान के चलेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। बहुत छोटा क्वेश्चन है, आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल नंबर, ऐसा नहीं कि अब देखो यहां से, अब देखो मैं भी गलत हो सकता था, मैं ए मार के आगे बढ़ जाता, बट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ग्रेट, सही है, बट वी हैव टू चेक ऑप्शन बी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। मैंने अभी बताया न्यूट्रल एटम, तो बिल्कुल बी भी है। इट मींस ऑप्शन नंबर सी विल बी द मोर करेक्ट, क्योंकि यहां पर दोनों बातें आपसे गिवन है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टू एटम आर सेड टू बी आइसोबार्स। आइसोबार्स हम कब बोलते हैं, किन किन एटम्स को आइसोबार्स बोल सकते हैं,
देखो आइसोबार्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिनके मास नंबर क्या हो, बराबर हो। जैसे ए की बात करूं तो इसका मान लीजिए 8 है, इसका 16 है। फिर बी की बात करूं तो इसका 9 है, इसका भी 16 है। जब हमारा मास नंबर क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ये आपस में क्या हो जाते हैं, आइसोबार हो जाते हैं। दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, बिल्कुल नहीं, गलत हो गया यहीं से। सेम एटॉमिक नंबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दे हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। कह सकते हैं क्या, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ, सॉरी देखो, अब अगर ध्यान से देखें तो हम यहां पर दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम न्यूट्रल एटम की बात करें तो ऑब्वियसली मास नंबर हमारा सेम होना चाहिए, सॉरी एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला भी गलत हो जाएगा। सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये बात बोल सकते हैं क्या, ये बात बोल सकते हैं क्या, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इस केस में मैं बात करूं तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 8 होगा, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन तो 8 ही प्रोटॉन। यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो 9 इलेक्ट्रॉन बट 7 ही प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन, 7 न्यूट्रॉन, तो यहां पर भी न्यूट्रॉन भी डिफरेंट हो गया। तो बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। हमें दोनों चीजें देखनी है। देखो मास नंबर होता क्या है, मास नंबर होता क्या है भैया, मास नंबर होता है n प्लस पी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, या फिर इसको इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं इफ दैट विल बी अ न्यूट्रल एटम। तो यहां पर देखिए अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं, हमारा ये वैल्यू तो फिक्स हो गई, सेम हो गई, तो वेरी ये करेगा ये करेगा। तो अगर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है इस केस में, यहां नहीं फॉलो हो रहा है। सो दैट्स वाई ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट में रखूंगा, आप थोड़ा सा अपने आप पे काम चलिए करते हुए चलिएगा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल जिसको हम अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ये क्या होता है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी कहानी। सब एटॉमिक पार्टिकल बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल आपको पढ़ाया जाता है कभी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अनआयनाइज्ड हीलियम एटम, अनआयनाइज्ड तो एकदम नहीं होगा, न्यूट्रल पार्टिकल तो होता नहीं है। तो डबली चार्ज मतलब हीलियम आयन को अगर He2+ हम बोल दें तो यही क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल होता है, डबली चार्ज, इसके ऊपर 2 चार्ज आ जाता है। एंड वी नो कि हीलियम हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन तो नहीं करेगा क्योंकि उसका डुप्लेट कंप्लीट है, सो दैट्स व्हाई ही कैन डोनेट। तो जब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, डबली चार्ज हीलियम हो जाएगा, दैट विल बी हीलियम 2, दैट विल बी अल्फा पार्टिकल फॉर यू। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन की बात करिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन आर ऑक्युपाइड इन एम सेल, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे भाई, सिंपल सी, हमने देखता है के शेल, एल सेल, एम सेल। हमें पता है के की वैल्यू हम 1 मानते हैं एन के लिए, एन के लिए यहाँ 2 मानते हैं, यहाँ 3 मानते हैं। हमें पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, 2n स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखें तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कोई समस्या। 2 इंटू 2 का स्क्वायर बराबर 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें भी कोई समस्या नहीं। यहाँ पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर तो 3 3 का 9 दूना 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 आ गए, 2 8 18 32 आगे ऐसे करके अब चलते चले जाएंगे। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2n स्क्वायर। इसको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ही, लेकिन साथ साथ अपने दिमाग में भी बैठा लीजिएगा क्योंकि रिसेंटली ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आइसो 2 आपको नंबर दिया गया है, 7 15 और 8 16 आर पेयर ऑफ। अगर मैं बात करूं, नाइट्रोजन 7 और ऊपर 15 लिखा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन 8 ऊपर 16 लिखा हुआ है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि चार्ज नहीं है तो नाइट्रोजन के केस में 7 है, ऑक्सीजन के केस में 8 है, कोई समस्या किसी को नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो 7 है ऑक्सीजन के केस में, और नाइट्रोजन के केस में कितना भैया, सॉरी नाइट्रोजन के केस में कितना है, 7 है, और ऑक्सीजन केस में 8 है। क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन की बात करूं तो 15 में से 7 घटाएंगे तो 8 है, इस केस में भी 8 में से 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 है। तो मतलब न्यूट्रॉन क्या है, दोनों में बराबर है, जबकि इलेक्ट्रॉन चेंज हो रहा है। ठीक है, हम देखो, हमें एलिमेंट गिवन था, एटॉमिक नंबर गिवन, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास से हम 3 ही चीजों की बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात कर सकते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात कर सकते हैं, इन्हीं तीनों की। तो हम तीनों निकाल लेते हैं, क्या तीनों बराबर हैं। अगर इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते तो आइसोटोप्स होता, अगर दोनों का सम बराबर होता, ये मास नंबर बराबर होता तो आइसोबार। अगर न्यूट्रॉन बराबर है तो दैट विल बी आइसोटोन, मतलब सम न्यूट्रॉनिक जिसे हम बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। आइसोटोन्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स
इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे, तब हम क्या बोलेंगे? आइसोटोन्स बोलेंगे उनको। क्लियर है दोस्त इतनी बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं, छठवें क्वेश्चन पर आ जाइए। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम एटम। अब हीलियम एटम है तो 40 ग्राम, तो हीलियम का मास कितना होता है? हीलियम 2 है, एटॉमिक नंबर 4 है उसका मास नंबर। बस हो गया। हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स मैंने सिखाया था आपको, क्या नंबर ऑफ मोल्स सिखाया था? क्या? गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही बताया था क्या? बताइए। तो भैया गिवन मास तो हमारे पास है 40 ग्राम अपॉन 4, तो काट देंगे, ये कितना आ जाएगा? 10 मोल आ जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? 10 मोल विल बी द करेक्ट आंसर। कोई परेशानी हो तुरंत बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और लाइक करते हुए चलिएगा। मैं देख रहा हूं सारे लोगों के आंसर्स, ठीक है। मैं भले प्रीमियर हो रही वीडियो, उससे आपसे मतलब नहीं होना चाहिए। आपका काम है प्रॉपर प्रैक्टिस करना, चीजों को समझना, सॉल्व करना और स्पीड के साथ चीजों को करते हुए चलना। तो जितना तुम ईमानदारी से काम करोगे उतना मैं भी एनर्जेटिक होकर आपको चीजें सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, और कर भी रहा हूं। तो मेरे से ज्यादा सीखना आपका जरूरी है, तो आप ज्यादा काम करिए। चलिए 7वें नंबर पे आ जाइए। कैटलिस्ट क्या होता है भाई? कैटलिस्ट हम रिएक्शन में क्यों डालते हैं? दो तरीके का कैटलिस्ट हो सकता है, उसका पॉजिटिव बिहेवियर भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। निगेटिव कैटलिस्ट, पॉजिटिव कैटलिस्ट, जो हमारे रिएक्शन को फेवर कर देगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देगा, उसे हम पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलते हैं। जो हमारे रिएक्शन को घटा देगा, रेट ऑफ रिएक्शन घटा देगा, स्पीड कम कर देगा रिएक्शन होने की, दैट विल बी निगेटिव कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट या तो रिएक्शन को बढ़ा सकता है या तो रिएक्शन को घटा सकता है, उसकी रेट को, मतलब उसकी स्पीड को। तो दोनों काम कर सकता है। अल्टर द वैल्यू ऑफ बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ ये काम नहीं करता। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इंक्रीज द स्पीड ऑफ बिल्कुल सही है, डिक्रीज बिल्कुल सही है, लेकिन दोनों कर सकता है। सो कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, दैट विल बी द डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कैटलिस्ट। इट विल बी पॉजिटिव और निगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द रिएक्शन। सो ए ऑप्शन नंबर विल बी द करेक्ट। अब बात आ जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ। तो अगर हम बात करें एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिड की बात करें, तो एसिड की अगर आप चर्चा करें, तो एसिड की कैपेबिलिटी होती है H+ डोनेट करने की। आप थोड़ी सी अगर बात हम मुझसे समझें, तो H+ डोनेट करने की, तो जो भैया आसानी से H+ डोनेट कर रहा होगा वो क्या होगा? उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। तो हमें क्या गिवन है? HF गिवन है, HCl गिवन है, HBr गिवन है, HI गिवन है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है क्या? अब देखिए ध्यान से, मतलब ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, ये हाइड्रोजन को अलाउ ही नहीं करेगा कि तुम जाओ। देखो जैसे तुम, एक दोस्त है तुम्हारा A और एक है B, ठीक है। ए के पास पैसा और बी बहुत ज्यादा लालची है, ये बहुत ज्यादा लालची है। तो क्या ये ए को कभी छोड़ेगा? ए का साथ कभी छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, क्योंकि भाई ए के पास पैसा और बी को क्या चाहिए? पैसा ही चाहिए। तो ए का साथ ये कभी छोड़ेगा नहीं, ए को कभी जाने देगा कि हटो यार तुम जाओ। भाई जैसे ही बी छोड़ेगा साथ, ये गरीब हो जाएगा, तो ए को कभी वो छोड़ेगा ही नहीं। तो ऐसे ही फ्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत लालची है। तो ये जब बहुत ज्यादा लालची, सबसे ज्यादा क्या लालची होता है? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन बराबर होते हैं, फिर क्या आता है भैया? ब्रोमीन आता है, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा? आयोडीन आएगा, हमारे इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से तो फ्लोरीन तो भैया सबसे ज्यादा लालची है, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद क्लोरीन है। तो फ्लोरीन तो देगा ही नहीं, हाइड्रोजन ये देगा ही नहीं। जब हाइड्रोजन देगा ही नहीं तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जानी है। तो सबसे ज्यादा कौन देगा? आयोडीन देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाकियों के कंपैरिजन में इसकी कम है। तो सबसे ज्यादा होगा HI का, फिर HBr का, फिर Cl का, फिर HF का। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो किसका होगा भैया? ध्यान से देखिएगा, HF का। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर चेंज होगा, क्योंकि H+ ये डोनेट नहीं करेंगे एज कंपेयर टू दैट। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सिन्नाबार इज यूज टू एक्सट्रैक्ट द विच मेटल। सिन्नाबार क्या होता है? HGS। तो Hg क्या है भैया? मरकरी। मरकरी को हम एक्सट्रैक्ट करने में भी काम करते हैं, किसका? सिन्नाबार। अब यहां से एक छोटा सा हिंट में दे देना हूं, कुछ और आप जरूर याद कर लीजिएगा, मेटेलिक और याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। तो आप NCERT ओपन करिएगा, कुछ आपके और वहां पर लिखे होंगे, उनको आप याद कर लीजिएगा, या फिर आप नेट से 10-5 जो मोस्टली याद पूछे जाते हैं मैं वो आप याद कर लीजिएगा, जैसे हेमेटाइट, ठीक है, इस तरीके के कुछ होते हैं, वो सारे आप याद कर लीजिएगा। चलिए, विच ऑफ द केमिकल फॉलोइंग बिलो डज नॉट हैव कार्बोनिल कंपाउंड। अगर मैं कार्बोनिल कंपाउंड की बात करूं तो C+O जिस भी एलिमेंट में प्रेजेंट होगा दैट विल बी कार्बोनिल कंपाउंड। इसे बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। जिस भी ग्रुप में ये प्रेजेंट होगा, जिस भी हमारे कंपाउंड में यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जिस भी केमिकल में, उसे कार्बोनिल ग्रुप बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। अगर एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड क्या होता है? दैट इज दिस विल बी R, यहाँ पर क्या हो जाएगा H।
तो ये वाला कंपाउंड प्रेजेंट है एल्डिहाइड में। कीटोन की बात करूं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर आर, तो ये फिर से यहाँ प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूं तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर ओ एच, तो ये फिर से यहाँ प्रेजेंट है। लेकिन अगर अल्कोहल की बात करूं तो आर ओ एच होता है, तो यहाँ पर ये वाला प्रेजेंट नहीं होगा, सो दैट्स विल बी द अल्कोहल। कार्बोनिल ग्रुप मतलब सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट हो, दैट विल बी योर कार्बोनिल ग्रुप। जहां पर भी वो नहीं प्रेजेंट होगा, दैट विल बी योर नॉन कार्बोनिल ग्रुप, दैट विल बी अल्कोहल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम अल्कोहल को ले सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए, ये क्या हो गया एल्डिहाइड, ये क्या हो गया कीटोन, ये क्या हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। Which may what may a litmus paper to be used for, सबको पता है एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर दोनों निकालने के लिए, ठीक है, दोनों निकालने के लिए। एसिडिक नेचर कलर ये किस किस बेसिस पर होता है भैया, कलर चेंज करता है, लीचेन नामक पेड़ से लिया जाता है। कहां से लिया जाता है, लीचेन नामक पेड़ से। दो तरीके का होता है, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। एसिड में क्या होता है, बेस में क्या होता है, अभी कमेंट करके बताओ तुम। चलो आगे आ जाओ 12वें पर, O2 माइनस F माइनस सोडियम प्लस और मैग्नीशियम 2 प्लस। तो क्या लगातार एलिमेंट है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम। देखो ध्यान से, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में निकालू तो -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, तो पहले 8 था फिर 2 ऐड किया गया है, तो टोटल कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। फ्लोरीन की बात करूं तो 9 पहले था, 1 ऐड किया गया है, अब कितना हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन अब हो गया। सोडियम की बात करूं तो 11 इलेक्ट्रॉन पहले था, अब माइनस कर दिया गया, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता, यहां से 1 माइनस कर दिया गया, तो टोटल कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। यहां पर देखिए मैग्नीशियम में 12 होता है, -2 कर दिया तो बचा कितना, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में बराबर है। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होंगे, उसे हम क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज बोलते हैं। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दोज कंपाउंड्स आर सेम। तो जब भी आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब जब भी होगा, सॉरी आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉन मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब भी होंगे, हमारा क्या होगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हो जाएंगे। तो ये सारे आपस में क्या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज हैं, ना तो आइसोटोप्स है ना आइसोबार है, क्योंकि डिफरेंट कंपाउंड है। चार्ज की बात की गई है, एटॉमिक मास हमें नहीं दिया गया है। तो विच एमंग फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू द सनलाइट। जैसे हम AgCl को हम कहाँ छोड़ दें, सनलाइट में छोड़ते हैं, क्या बना देता है, Ag बना लेता है, प्लस Cl2 गैस यहां से निकल जाती है। बोलो, और ये कैसा कलर में हो जाता है, ग्रे कलर का हो जाता है। क्यों, क्योंकि किसके फॉर्मेशन कारण, सिल्वर के फॉर्मेशन के कारण, ठीक है। तो एक्सपोजर ऑफ सिल्वर फॉर्म लॉन्ग टर्न्स ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ, बिल्कुल डिकम्पोजिशन सही है, करेक्ट है। सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल नहीं। डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड, बिल्कुल नहीं, क्लोरीन गैस तो निकल जाएगी, वो उससे ग्रे कलर का कोई मतलब नहीं होगा। तो जरूर ये काम होगा, लेकिन ग्रे कलर टर्न्स ग्रे, तो इसके रीजन हमें पूछा गया, तो इसका रीजन हमें पता है, सिल्वर वहां फॉर्म हो जाता है, सो दैट्स व्हाई। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, ए विल बी द करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे आ जाइए। MnO2 प्लस 4HCl इज इक्वल टू, क्या बनेगा यहाँ पर, सब्सटेंस क्या बनने वाला है, MnO2 प्लस 4HCl मिलके क्या बनाएगा, यहाँ प्लस 2H2O प्लस का Cl2, यहाँ क्या बनेगा, ऑब्वियसली क्या बनेगा, MnCl2। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या, ठीक है। लेकिन अब पूछा क्या गया है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, ये हमें पता लगाना है। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑप्शन सही नहीं होगा। मैंने फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस बना दिया, बेसिकली यहाँ वो एरर हो गया था, सो दैट्स व्हाई मैंने लिख दिया आपको इक्वेशन। अब पूछा गया कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। अब जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हुआ होगा, जो जिसमें रिमूव हुआ होगा वो क्या हुआ होगा भाई, ऑब्वियसली रिड्यूस्ड हुआ होगा। तो मैं अगर यहाँ पर ध्यान से देखूं तो HCl में क्या हुआ, H2O बना, मतलब हाइड्रोजन में क्लोरीन हटा के ऑक्सीजन लग गया, तो ऑब्वियसली HCl विल बी द ऑक्सीडाइज्ड। सिंपल था, नॉट वेरी हार्ड एज कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस, नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जिसमें ऑक्सीजन ऐड हुआ वही ऑक्सीडाइज्ड हो गया। चलिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द वाटर। अगर मैं बात करूं H2O में हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास कराते हैं, तो ये क्या कर देता है, हाइड्रोजन बना देता है और ऑक्सीजन गैस बना देता है। तो डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कॉम्बिनेशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डिकम्पोजिशन दिख रहा है, बिल्कुल डिकम्पोजिशन दिख रहा है। इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक
डीकंपोजिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। समझ में आया? क्लियर हुआ? इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन मतलब इलेक्ट्रिक करंट डाल के हम क्या कर रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं। दैट विल बी इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। आइए 16वें क्वेश्चन पर आइए। एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 15 विच ऑफ फॉलोइंग इट विल शो द सिमिलर प्रॉपर्टीज। हमें पता है कि सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सेम होता है और सेम ग्रुप में सेम तरीके की प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट होते हैं। तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं, जो उसके बराबर देगा वही होगा। जैसे 15 वाले की बात करें, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो 2, 8 और 5, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होना है? 5। तो जो भी 5 देगा, बेरियम 2 और 2 नहीं, गलत है, बेरिलियम सॉरी। नियॉन का क्या होगा? 2 और 8, ये भी गलत, ये होगा 2 और 5, तो ये 5 5 मैच कर गया, तो सी विल बी द करेक्ट। पीरियोडिक टेबल अगर पढ़े होगे तो समझ में आया होगा कि सेम ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। बराबर के साथ साथ सेम ग्रुप में जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, वो क्या होती है? सेम होती है, प्रॉपर्टी सेम होती है ग्रुप में। तो ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आप देख लेते हैं तो इसका वैलेंस अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें भी 5, इसमें भी 5। सो दैट्स व्हाई उनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ही कोई नया कंपाउंड बनता है, केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल प्रॉपर्टी शो होता है। तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने या एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी है दोनों के पास, तो दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है? बिल्कुल नहीं, दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन लेगा अपनी स्टेबिलिटी के लिए, तो भाई जब 3 ये भी ले रहा है, 3 ये भी ले रहा है, तो केमिकल बिहेवियर तो तीनों का सेम हुआ, दोनों का सेम हुआ। समझ में आई बात? चलिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al+3, Al+3 अगर हम करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का करते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितना? पहले 13 था, +3 है, मतलब -3 इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया है। अब बचा कितना? 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 8 हो जाना है। तो 2 और 8 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्त? आगे बढ़िए, नहीं समझ में आएगा पूछते चलिए चैट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई ऑल दोज आंसर्स। क्लियर है? समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, आप कॉन्सेप्ट को समझो, बाकी का काम मेरा आपको समझा देना। देखो, आइडेंटिफाई विच इज नॉट द डॉबर्नियर ट्रेड, और पीरियोडिक टेबल मैंने पढ़ाया था तो आपको बताया था लीनाक होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये होता है क्या? होता है क्या? मुझे नहीं पता। कैल्शियम SrBa होता है, और क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। तो ये तो हमें पता है कि ये तीनों होते हैं, लेकिन क्या नहीं होता? नहीं है, तो बी विल बी द करेक्ट। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम Cr होता है, हमने बताया था क्या? बताया था ऐसा? नहीं, बाकी 3 बताए थे आपको। बोलो, चलो आगे बढ़ो तब। एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर विल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। हम अगर बात करें कि मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड मतलब मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिक इन नेचर, बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। जब मेटेलिक बेसिक तो नॉन मेटेलिक एसिडिक। तो अगर हम यहां से देखें इलेक्ट्रॉन हमारे पास, तो 2 और 5 पहला है, तो ये तो नॉन मेटल हुआ भाई। ये अगर 2 और 8, और अगर हम बात करें तो 7, ये भी नॉन मेटल हुआ। 2 और 8 और 4, ये भी नॉन मेटल की कैटेगरी में ही आएगा। 2 और 8 और 1, तो ये बंदा है जो मेटेलिक कैरेक्टर शो करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा, तो डी विल बी द करेक्ट। और इसका एलिमेंट बात करें तो सोडियम, सोडियम के जितने भी ऑक्साइड होंगे, Na2O बोलो या फिर कुछ भी बोलो, ये क्या होंगे? ये कैसे होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड ही आप ले लीजिए, वो बेसिक होता है। इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, lead oxide, nitrogen dioxide, oxygen gas, the coefficient of nitrogen dioxide in the balanced equation is। तो हम इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं। PbNO3 का होल ट्वाइस, फॉर्मूला लिखना आना चाहिए, PbO, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 प्लस O2, ठीक है। क्लियर है बात इतनी? अच्छा, इसकी डीकंपोजिशन रिएक्शन है, थोड़ा सा हमने गलती कर दिया है, इसको थोड़ा सा इधर बेटा लिखते हुए चलते हैं। हमें बैलेंसिंग भी करनी आनी चाहिए। हम इसको डीकंपोज कर रहे हैं, डीकंपोज कर रहे हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं, डीकंपोज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या बनाएगा? PbO बनाएगा प्लस NO2 बनाएगा प्लस O2 बनाएगा। अब हमें इसको बैलेंस करना है, तो सिंपल सा काम हमें करना है, ठीक है। लेट्स डू द प्रॉब्लम। मैं बोलता हूं यहाँ
ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ सी लिख लो, यहाँ डी लिख लो। तो आपसे वैल्यू पूछी किसकी गई है, कोफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मतलब सी की वैल्यू हमें पूछी गई है। ठीक है, तो लेड की बात करूं अगर मैं तो NO3 सॉरी, हाँ ठीक है। तो मैं देखो इसके बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप तुक्का मार के करो, या तो एक सिंपल सा तरीका है कि आप एक इक्वेशन बना लो। जैसे हमें पता है कि जो रिएक्टेंट में जितने एटम्स होंगे उतने ही प्रोडक्ट में होने चाहिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना आपने रिएक्टेंट में लिया था उतना प्रोडक्ट में, एरो के इधर रिएक्टेंट इधर प्रोडक्ट। तो मैं अगर लेड की बात करूं, लेड के लिए हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं। तो लेड के लिए मैं बात करूं फॉर पीबी अगर मैं बात करूं तो ए बराबर, ये रिएक्टेंट में कितना एटम है, ए इंटू यहाँ पर 1 है तो ए इंटू 1 बराबर यहाँ पर कितना है बी, मतलब ए और बी जब भी आएंगे बराबर आएंगे। यहां से हमने इक्वेशन बना ली। फॉर ऑक्सीजन अगर हम बनाते हैं तो लेड ए था, यहाँ पर 3 दूना के 6 और ये 6A हो जाएगा। यहां पर देखिए B इंटू 1 प्लस 2C प्लस 2D, कोई समस्या नहीं है। तीसरे में आ जाइए भाई, तीसरे में अगर हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन के लिए यहां से A बराबर, वहां पर कितना है C, A बराबर C। बस इतना 3 इक्वेशन हमने कैसे बनाया, हमने क्या किया, लेड को बैलेंस कर लिया। लेड यहां पर कितना है A इंटू 1 A हो गया। अब प्रोडक्ट में देखेंगे B इंटू 1 B हो गया। तो जितना रिएक्टेंट में था उतना प्रोडक्ट में होना चाहिए। फिर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो 6 इंटू A था, क्यों A और यहाँ 3 दूना के 6, तो 6 इंटू A हो जाएगा 6A। यहाँ पर देखिए B इंटू 1 B प्लस C इंटू 2 2C प्लस D इंटू 2 दैट विल बी 2D। यहाँ से फिर नाइट्रोजन एक है, यहाँ पर A इंटू 1 A और यहाँ पर एक ही है तो C इंटू 1। ठीक है, अब यहां पर सिंपल सी बात आपको करनी है। देखो ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, ये इक्वेशन इंडिपेंडेंट है, तो A बराबर B बराबर C है हमारे पास, A बराबर B बराबर C है, तो हम तीनों की वैल्यू 1 मान लेते हैं। बस सिंपल सा काम करिए, 1 मान लीजिए। अब देखिए आगे की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमें क्या निकालना है C। अगर हम 1 मानते हैं तो, अगर हम 1 मानते हैं तो यहां से देखिए A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 1, C की वैल्यू 1, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 2D। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये यहां पर अगर आप देखेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा, 6 में से 3 बचेगा, तो 3/2 ये क्या हो जाएगा D की वैल्यू। ठीक है, D की वैल्यू। बट यहां पर हम अगर थोड़ा सा देखें यहां पर बैलेंस्ड इक्वेशन, तो हमें D की वैल्यू 3/2 क्यों ले, हम D की वैल्यू हम क्यों ले भाई। अगर आप सिंपल सी बात बोले, अगर D की वैल्यू हमें नहीं लेना तो हम सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो A की वैल्यू अगर हम 2 ले लें और B की वैल्यू हम 2 ले लें तो C की भी वैल्यू 2 हो जाएगी और D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हम अगर इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं तो 2 केस आएगा, यहाँ पर D की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2। तो यहाँ पर अगर हम इंटीग्रल, वेल बैलेंस्ड इक्वेशन है भाई, ध्यान से समझना, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हम फ्रैक्शनल वैल्यू ले रहे हैं। हमें फ्रैक्शनल वैल्यू न लेने पड़े, इसलिए हमने क्या किया, 2 से सब में मल्टीप्लाई कर दिया। A की वैल्यू 2 ले लो, B की वैल्यू 2 ले लो, C की वैल्यू 2 ले लो, ऑटोमेटिकली देखोगे D की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो इन दैट केस C की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। ठीक है, बस इतना काम। अगर A भी आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं A नहीं आएगा, बट हम फ्रैक्शन में अगर वैल्यू नहीं लेना चाह रहे हैं, सो इन दैट केस B विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगर फ्रैक्शनल वैल्यू आती है देन इन दैट केस हमें ये फॉलो ही करना पड़ेगा, 1 हो जाएगी। क्लियर है बात, तो दोनों हो सकता है ऑप्शन, जैसा हमारी सुविधा के अनुसार। चलो आगे आ जाओ। वैसे अगर मैं बात करूं सिंगल एटम के लिए, तो सिंगल एटम के लिए 1 ही आप कंसिडर करके चलना। ठीक है, अगर एक एटम हम तोड़ रहे हैं तो एल एलिमेंट एक्स ऑन एक्सपोजर टू द मॉइस्चर टर्न्स रेडिश ब्राउन, ठीक है, एंड न्यू कंपाउंड फॉर्म्ड सब्सटेंस एक्स एंड वाई आर। तो अगर कोई भी एलिमेंट एक्स है जिसे हम मॉइस्ट एयर में रखते हैं, मतलब H2O मॉलिक्यूल में रखते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होगा तो ये क्या कर रहा है, रेडिश ब्राउन। तो हमने सिंपल से देखा है कि सल्फर यहाँ पर रेडिश ब्राउन तो नहीं होता है भाई। ठीक है, कॉपर भी रेडिश ब्राउन नहीं होता है, एल्यूमिनियम भी रेडिश ब्राउन नहीं होता है जनरली। इन अगर डेली लाइफ भी आप देखोगे तो नहीं होगा ऐसा कुछ। ठीक है, सिल्वर देखोगे काले कलर का हो जाता है ड्यू टू सल्फर फॉर्मेशन। तो ये चीज आप देखते हो डेली लाइफ में, बट इसको आप कंसिडर नहीं कर रहे हो। लेट मी चेंज द पेन। ठीक है, लेट मी चेंज द पेन। अब देखो यहाँ पर सिंपल सी बात, अगर मैं आयरन की बोलूं, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्या बना देता है, Fe2O3.XH2O। ये ऑक्सीडाइज होने के बाद कैसा हो जाता है, ब्राउन इन कलर हो जाता है। थोड़ा सा अगर थिंकिंग लगाओगे तो ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ो आगे। 22 ऑन इमर्जिंग एन आयरन CuSO4 फॉर यूनिट यू विल ऑब्जर्व।
अगर हम किसी CuSO4 में क्या डाल दें, आयरन डाल दें, तो हमें क्या दिखेगा बताइए। क्या यहाँ पर FeSO4 मिल जाएगा और कॉपर ऐसे ही छूट जाएगा, बोलो ऐसा हो जाएगा क्या? तो नो रिएक्शन टेक प्लेस, बिल्कुल नहीं। द कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स अवे, बिल्कुल नहीं। द सरफेस ऑफ आयरन नेल्स एक्वायर ब्लैक कोटिंग, बिल्कुल नहीं। द कलर ऑफ सॉल्यूशन विल बी चेंजेस टू ग्रीन, क्या ग्रीन हो जाएगा कलर? बिल्कुल ग्रीन हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगाओ, ग्रीन कलर फॉर्म हो जाएगा। चलो, द रिएक्शन ऑफ H2 गैस विल विथ H2 गैस विथ ऑक्सीजन विल फॉर्म वाटर, ये कैसी रिएक्शन है? तो अगर दूर दूर से कोई बच्चा देखेगा तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिखेगा, दो चीजें मिलके A प्लस बी मिलके A कंपाउंड C कुछ बना रहे हैं, तो ये तो भैया कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, मार के निकल लेगा। बट साथ ही साथ दोस्त ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। हाइड्रोजन यहां पर देखेंगे तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिड्यूस्ड हो रहा है। बोलिए, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो इट विल बी रिडॉक्स रिएक्शन ऑल्सो, redox reaction also, but for most appropriate हमें क्या करना है, ये एक्सोथर्मिक भी होती है क्या, एक्सोथर्मिक भी होती है क्या, बिल्कुल, that will be D, so D will be the correct option। बोलो, चलो, when कार्बन डाइऑक्साइड इज पास थ्रू लाइम वाटर, जब भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो क्या बनता है? सिंपल सी बात बताइए, बोलिए भाई। तो ऑब्वियसली हमने क्या किया, लाइम वाटर में क्या कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास कर रहे हैं, जब भी आप पास करोगे तो क्या बनेगा, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, प्लस का वाटर निकल जाएगा। ये एलिमेंट कैसे बना, सिंपल सी आप ध्यान से देखोगे, वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो वाटर के फॉर्मेट में निकल जाएगा। ये क्या कर जाता है, थोड़ा सा मिल्की कलर कर देता है, व्हाइटिश कलर का होता है कैल्शियम कार्बोनेट। भाई चूना किस कलर का होता है, व्हाइटिश कलर का, तो ये घुला रहेगा तो मिल्की कर देगा पूरा, तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। और ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो मेक श्योर ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। 25 क्वेश्चन 1/4 वीडियो आपने कवर कर लिया है। केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड सल्फेट अभी हमने ऊपर बनाया था, अगर आप सभी लोगों को याद होगा, PbSO4, ये क्या होगा, सल्फर SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, -2, और लेड की वैलेंसी कितनी है, तो +2, तो दोनों की +2 और ये -2 दे रही है, 2 दे रही है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे और सिंपल रेशियो ले लोगे तो 1 आ जाएगा, PbSO4। क्लियर है दोस्त, चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट पहला तो डिकम्पोजिशन है, नहीं है, डिस्प्लेसमेंट 2Na + H2O दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, चलिए आगे। ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बचा क्या ये, तो मार दो, देखो कैसे, 2Na + H2O मिलके क्या बना रहा है, 2NaOH प्लस का H2। अगर आप ध्यान से देखें तो वाटर में दो चीजें होती हैं, H और OH, तो Na क्या किया, OH को बॉन्डिंग कर लिया, हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्कुल हो रही है। चलिए 27वें पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन इज और करेक्ट, 3Fe + 4H2O Fe3O4 + H2, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, बिल्कुल ऑक्सीडाइज्ड हो गया, सही है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, बिल्कुल सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल नहीं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 is there any option? C will be the correct option। देखो अब बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट कैसे है भाई, तो रिड्यूसिंग एजेंट तब होता ना जब वो ऑक्सीजन ऐड नहीं कर रहा होता, लेकिन ये क्या कर रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। चलिए बहुत बढ़िया। 28वें क्वेश्चन पर आइए। द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन इन्वॉल्व्स, तो तीन चीजें याद कर लिए गए, या तो हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, हाइड्रोजन क्या हो रहा होगा, ऐड हो रहा होगा, या फिर रिमूव हो रहा होगा, क्या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा होगा, तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे। तीसरा भैया, तीसरा क्या हो रहा होगा, तीसरा क्या हो रहा होगा, सिंपल सी बात, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तभी भी रिडक्शन हो रहा होगा। ये तीन चीजें अगर हो रही हैं तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास हमारा वहां पर रिडक्शन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन नहीं बोल सकते हैं, तो बी एंड सी विल बी द करेक्ट, दोनों हो सकता है इस केस में। क्लियर है बात, चलिए आगे बढ़ते हैं। When Ag is exposed to air, it gets a black coating। Ag जब भी हम क्या करते हैं, बाहर छोड़ते हैं तो सिल्वर सल्फर सल्फाइड बना लेता है,
तो ये सिंपल सा अभी आपने ऊपर देखा ब्लैक कोटिंग हो जाती है इसके ऊपर। जैसे आपने घर में देखते हो ना, मम्मी पहनती है ना चांदी के सिल्वर के वो गहने पहनती हैं, देखते हो कि उसको साफ करते हैं, उस पर ब्लैक कलर की मिट्टी बैठने लगती है, बोलते हैं कि ब्लैक कलर और ब्लैकिश हो रहा है, तो वो उस पर सल्फर सल्फाइड बनने लगता है, सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सेलेक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर द रिएक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए H2S प्लस I2 मिलके क्या बना रहा है, 2HI बना रहा है, 2HI प्लस सल्फर। सल्फर को देखें भाई, तो सल्फर क्या है 2 8 6, तो यहाँ +1 में होगा ये, -2 में होगा ये, 0 पर होगा। ठीक, फिर यहाँ पर सल्फर 0 में हो गया। सल्फर क्या हो गया भैया यहाँ पर, ये अभी भी +1 में है, ये -1 में। सल्फर -1 से 0 में आ गया, मतलब ऑक्सीडाइज हो गया। तो ऑक्सीडाइज कराया कौन होगा उसको, I2 ही तो होगा। बोलिए I2A। अब भाई H2 हाइड्रोजन सल्फाइड आपस में बैठा था, एक जगह बैठा था, -2 स्टेट में था। क्लियर, बताया मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट आपको करवाया हुआ है, तो वहां से याद होना चाहिए। अब आयोडीन आया, आयोडीन आके सल्फाइड को बोला भाई तुम भागो यहाँ से, सल्फर को बोला तुम भागो यहाँ से, सल्फर भाग गया, खुद जुड़ गया। सल्फर पहले -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब 0 में है, तो -2 से कहाँ गया, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है ना, पॉजिटिव में इंक्रीज हो रहा है, -2 से -1 आएगा, फिर 0 आएगा, तो माइनस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, बढ़ा रहा है। तो जब भी बढ़ाएगा इन दैट केस आपकी चीजें क्या होती हैं, ऑक्सीडाइज होती हैं। और ऑक्सीडाइज कराया कौन, तो ऑक्सीडाइज करवाया आयोडीन ने। चलिए 31 क्वेश्चन को आइए। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज पास थ्रू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। अगर आप ध्यान से देखें सिंपल सा, SO2 प्लस H2S, अगर ध्यान से यहाँ पर देखिए तो सल्फर से अच्छा इलेक्ट्रॉन कौन देता है भाई, हाइड्रोजन देगा। तो H2O प्लस सल्फर को अलग छोड़ देगा, बस इसको बैलेंस करना है हमें। 2 हाइड्रोजन परफेक्ट है, सल्फर 1 है, सल्फर 1 है, यहाँ पर कितना है 1 सल्फर 2 सल्फर, यहाँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को यहाँ 2 कर लीजिए, यहाँ पर भी 2 कर लीजिए, तो 2 सल्फर यहाँ, 1 सल्फर यहाँ, 3 कर लीजिए। तो ये रिएक्शन जहां दिख रही हो दैट विल बी करेक्ट। SO2 प्लस 2H2O प्लस 2H2O प्लस 3S, तो पहला भी करेक्ट है, दूसरा भी करेक्ट है, सेम ऑप्शन। चलिए HNO3 प्लस COOH दैट इज क्या बन रहा है आपके सामने। अगर आप देखें NO3 डिस्प्लेस हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, डबल डिस्प्लेसमेंट, सॉरी यहाँ पर हटाइए, डिस्प्लेसमेंट लिखा हो तो वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है क्या, बिल्कुल। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी है, क्यों, क्योंकि ये एसिड है, ये बेस है, मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं प्लस वाटर बना रहे हैं, सो दैट विल बी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन सिंगल प्रोडक्ट अगर बनता तो हम बोलते हैं दैट विल बी कॉम्बिनेशन, बट वो नहीं है। सेकंड एंड थर्ड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा दोस्त, तो टेलीग्राम ग्रुप का इंतजार करिएगा आप, रैंकर्स CHS में जाके आप मिल जाएगी आपको ये पीडीएफ। और मेरी यही आपसे कहना रहेगा, यही मैं अपनी तरफ से कह सकता हूं कि ये पीडीएफ जब मिलेगा खुद से एक बार लगाना, आंसर नहीं, आंसर वैसे दिख जाएगा तुम्हें डायरेक्ट, बट बिना देखे आंसर लगाना। मैं दोनों पीडीएफ डाल दूंगा, एक पीडीएफ डालूंगा विदाउट एनोटेशन, एक पीडीएफ डालूंगा विद एनोटेशन, तो दोनों आप देखोगे खुद से सॉल्व करोगे। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई द XYZ इन फॉलोइंग, XYZ आपको बताना है। तो अभी हमने निकाला था पीछे क्या, लेड नाइट्रेट, PbO, NO2, यही निकाला था क्या, बोलो। तो सिंपल से हमने देखा था कि X Y, अभी हमने पीछे निकाला था Y बराबर X बराबर Z, तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बोलो। और D की वैल्यू कुछ और आएगी, बोलो, ऐसा कुछ आया था क्या हमारा। तो इसमें तो आई डोंट थिंक कोई बराबर आ रहा है, इसमें कोई बराबर आ रहा है क्या, नहीं, निकाल के देख लेते हैं, आना चाहिए तो बराबर ही यार, बोलो। ABCD हमने निकाला था और वहां पर बराबर आ रहा था हमारा, फिर भी यहाँ निकाल के देख लेते हैं एक बार, देखें वहां पे हो सकता है कुछ गलती हो गई हो हमसे, तो लेट मी चेक हियर, या तो ऑप्शन में यहाँ गलती हो जाए कुछ। तो x इंटू 1 बराबर y हो जाएगा, यहाँ से कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर नाइट्रोजन के अगर ले लिखूं तो x हो जाएगा, नाइट्रोजन, सॉरी 2x, ओ हो, थोड़ी सी मिस्टेक मैंने कर दी दोस्त इस वाली वीडियो में, यहाँ पर इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर नाइट्रोजन के केस में अगर मैं जब लिखूंगा तो ये 2A हो जाएगा, तो C बराबर A बराबर 1 रखेंगे, सॉरी मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता दे रहा हूँ, देखो अब जो पूरा वीडियो देखेगा उसका फायदा हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, देखो चीजें हो जाती है यार कभी कभी, ठीक है, मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। अब देखो मुझे गलती कर दिया, मैंने स्टार्टिंग बोला कि मैंने खुद से नहीं लगाया, मैं तुम्हारे सामने ही लगा रहा हूं। तो A बराबर 1 मानूंगा तो B बराबर भी 1 हो जाएगा,
और C बराबर हो जाएगा 2। तो जब A बराबर 1 तो ये 6 हो जाएगा, B यहाँ पर इसमें रख रहा हूं मैं, इसमें तो B बराबर 1 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा ये, तो 2D हो जाएगा। तो D बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से सॉरी प्लस का था ना, ये प्लस का, तो 6 माइनस 5 ये आ जाएगा 1/2, ये 1/2 आ जाएगा D की वैल्यू। तो C की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, C की वैल्यू 2 ले लोगे या फिर 4 भी हम लिख सकते हैं, बट यहाँ पर 2 ही हमें लेना है। चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखें इस केस में देखो, उस केस में मैं अगर फ्रैक्शन मान के चल रहा हूं तब, अगर फ्रैक्शन नहीं लूंगा तो 4 हो जाएगी वैल्यू, ये आप याद रखिएगा। तो यहां से हमने देखा कि x बराबर a बराबर b था, बट बराबर 2z था, तो x की वैल्यू अगर 2 रखते हैं, ठीक है, नहीं ऐसा कुछ था क्या, ये सॉरी x बराबर y और 2, यहां पर 2x बराबर क्या आएगा, नाइट्रोजन के लिए लिख लो तो यहां पर z आ जाएगा। ठीक, क्लियर है बात। बस x की वैल्यू 1 ले लो, यहां पर 1 नहीं है तो 2 ले लो, x की वैल्यू 2 तो y की भी वैल्यू 2, बट z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 2 2 4 बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आई एम रियली सॉरी, मैंने उस क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्टली करने की कोशिश में गलती कर दिया, रियली सॉरी। आप ये गलती मत करना, देखो आपको पता भी चल गई होगी गलती कि मैंने छोटी सी माइनर मिस्टेक की थी। ठीक है, चलो दोस्त सॉरी, आगे बढ़ते हैं अब। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ भी कॉम्बिनेशन हो रहा है, बट आपसे बोला गया टू एलिमेंट ना कि कंपाउंड। तो सिर्फ नाइट्रोजन एक मात्र एलिमेंट है, हाइड्रोजन अपने आप में एलिमेंट है, दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं अमोनिया, ये कंपाउंड है। तो ये यहाँ पर कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड है, कंपाउंड एलिमेंट है, कंपाउंड है, कंपाउंड है, तो ये तो गलत हो गया, बचा क्या, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो अब नहीं, गलती नहीं करूंगा, अब गलती करने की कोई चांसेस नहीं। अब देखो यहाँ पर IUPAC नेम के लिए सबसे मैं पहले बोलता हूं सबसे लंबा रास्ता खोजो, तो यहां से 1 2 3 4, फिर यहां से अगर काउंट करें 1 2 3 4, यहां से भी काउंट करें तो 1 2 3 4, तो कहीं से भी कोई एक कार्बन पकड़ लो, काउंट कर लो, मैं सीधा सीधा काउंट कर देता हूं 1 2, तो इसका नाम देखोगे 2 पर 1 मिथाइल 2 मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल ब्यूटेन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भाई, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सॉरी जो उस मिस्टेक के लिए मैं बार बार बोलूंगा। नंबर ऑफ आइसोमेर्स ऑफ पेंटेन, पेंटेन बनाओ 3 2 5 कार्बन, यही पेंटेन होता है। इस कार्बन को एक बार कहां जोड़ दो, यहां जोड़ दो, तो सी 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 यहां पर जोड़ दिया मैंने। अब क्या हो जाएगा ये, अब नाम, अब देखो ये पेंटेन था, ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन हो जाएगा। अब क्या करो, इस कार्बन को यहां लाके जोड़ दो, तो सी ऊपर एक सी जोड़ दो, यहाँ एक नीचे सी जोड़ दो यहाँ। अब अगर आप देखेंगे तो नाम देखो इसका क्या था, पेंटेन नाम था, नाम अगर बदल जाए सेम नंबर ऑफ कार्बन होने के बावजूद, 2 मिथाइल ब्यूटेन हो गया इसका नाम। अगर इसका नाम आप देखेंगे तो 2 2 डाई मिथाइल और क्या हो जाएगा भाई, पेंटेन था ना ये, प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन, बस हो गया। तो टोटल कितने बना पाए, इससे ज्यादा बना पाओगे नहीं, सो बी विल बी 3, पहला दूसरा और तीसरा, तीनों क्या बनेंगे वो भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। तो पहले मैंने क्या किया, इस कार्बन को शिफ्ट कर दिया इस वाली पोजीशन पर, दूसरे पर, फिर मैंने क्या किया, इस वाले कार्बन को शिफ्ट कर दिया इस वाली पोजीशन पर, तो ये बन गया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल गो अंडर एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या है, वो कंपाउंड कैसा होना चाहिए, अनसैचुरेटेड कंपाउंड होना चाहिए। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, या तो वो एल्कीन होना चाहिए, या फिर वो क्या होना चाहिए, एल्काइन होना चाहिए। इन दोनों में से कुछ भी होना चाहिए, तभी वो जाके होगा। तो अगर हम देखें तो ये क्या है, एल्केन है CH4, तो ये नहीं जाएगा। 3 दूना के 6 ये भी एल्केन है, क्यों, क्योंकि CnH2n+2 को जो फॉलो करेगा वो एल्केन आएगा, एल्केन, तो एल्केन तो हमें चाहिए नहीं, एल्कीन चाहिए, इसका फॉर्मूला CnH2n, ठीक है, इसका फॉर्मूला CnH2n-2। तो यहां देखोगे तो 3 दूना के 6 ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, बल्कि ये क्या है, एल्कीन है आपका, ये क्या है, एल्कीन है C2H4, तो ये दैट विल बी गो अंडर एडिशन रिएक्शन। नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3CO CH3, CH3COO
CH3। अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था ये क्या होता है, कीटोन होता है जब दोनों तरफ कार्बन जुड़ा होगा। अगर यहाँ हाइड्रोजन होता तो दैट विल बी अल्डिहाइड, अगर यहाँ पर ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जुड़ा होता OH दैट विल बी कार्बोक्सिलिक। ठीक है। व्हाई डज कार्बन फॉर्म मेनली कोवैलेंट, अच्छा व्हाई डज कार्बन फॉर्म्स कंपाउंड मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो भाई कोवैलेंट बॉन्डिंग तो शेयरिंग के लिए बनती है 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, बिल्कुल ये भी सही है। इट रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू फॉर्म C+4 एंड C, बिल्कुल भाई 4 प्लस न बना सकता ना 4 माइनस बना सकता है, इसलिए ये चारों शेयर कर लेता है। इट शेयर इट वेरी कंप्लीट ऑक्टेट, बिल्कुल शेयर करता है। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो, एडिशन रिएक्शन आर अंडरगोन बाय सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल नहीं, अभी हमने देखा। ओनली एल्किन ओनली एल्काइन, बिल्कुल नहीं, दोनों के द्वारा किया जाता है। A hydrocarbon has 4 carbon atoms, give molecular formula if it's alkene। अगर alkene है तो CnH2n आना चाहिए, CnH2n आना चाहिए। कार्बन 4 है तो यहाँ 8 आना चाहिए, 4 है तो 8 आना चाहिए, एल्कीन हो गया बस। 4 है तो 8 आना चाहिए, 6 है, 4 है तो 8 आना चाहिए, 4 है, परफेक्ट। आइडेंटिफाई A एंड B, अगर हम ध्यान से देखें तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है अल्कलाइन मीडियम में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने आपको बताया हुआ है। तो ये पूरी तरीके से ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। जबकि ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा माइल्ड होता है, इट विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। बोलो कोई समस्या? तो ए विल बी द करेक्ट, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, ये इसको इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर यहाँ ये क्या बन जाएगा, CH3COOH बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा, CH3CHO बन जाएगा। ठीक है, ए और बी विल बी, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैंने देखो कार्बन वाले में बताया कि कहाँ ऑक्सीडाइज होगा, कहाँ रिड्यूस होगा। डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH3COH, CH3OH और यहाँ C2H5OH। बोला गया है कितने से ये कन्वर्ट, देखो कार्बन 1 है, यहाँ 2 है, तो 1 कार्बन ज्यादा है इसमें। ठीक है, दोनों कंपैरिजन में, इसमें 4 हाइड्रोजन है, इसमें 5 1 6 है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ज्यादा है। ऑक्सीजन दोनों बराबर है तो CH2 से ज्यादा है, और कार्बन का 12 U होता है, हाइड्रोजन का 2 U हो जाएगा, बराबर 14 U हो जाएगा। तो CH2 एंड 14 U, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इथेनॉल। इथेनॉल की बात करूं तो CH3CH2OH, यही होगा आपका इथेनॉल। तो CH3CHO, सॉरी CH3CH2, हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन कोवैलेंट बॉन्ड। जब भी कोवैलेंट बॉन्ड किसके किसके बीच में बनता है, नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। और मेटल अगर हो प्लस नॉन मेटल हो तो वहां क्या बनेगा, वहां बनेगा आयनिक बॉन्ड। बोलिए, ये बात कहिएगा मत कि मैंने नहीं बताया है, आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया हुआ है। मेटल प्लस नॉन मेटल आयनिक बॉन्ड, मेटल सॉरी नॉन मेटल एंड नॉन मेटल कोवैलेंट बॉन्ड, कैसा बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। तो Mg इज मेटल, क्लोरीन इज नॉन मेटल, बिल्कुल गलत हो गया। कैल्शियम और नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल मेटल, तो बचा क्या, HCl। HCl क्या बना देगा आपस में, बताइए HCl क्या बना देगा, क्योंकि हाइड्रोजन की भी कैपेबिलिटी नहीं है देने की और उसकी भी कैपेबिलिटी नहीं है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बना देगा। ऐसा होगा क्या, ऐसा होगा क्या, बताइए होगा क्या ऐसा? मजा आएगा, थोड़ा सा सोच के देखना, मजा आएगा। यहाँ हाइड्रोजन तो भाई दे देगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन क्लोरीन क्या ले पाएगा, बोलो, यहां पर थोड़ा सोचोगे मजा आएगा। क्या होगा ऐसा, कमेंट बॉक्स बताना क्या ये सही है। चलो, मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा सही कि नहीं। द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन, तो मैं कार्बन 4 है, 1 2 3 4 कार्बन, फिर इस पर कितने हाइड्रोजन लग जाएगा, 3 हाइड्रोजन यहां लगा दीजिए भैया। 2 कार्बन यहाँ बॉन्डेड है तो ये 2 यहाँ बॉन्ड हो जाएगा, 2 यहाँ हाइड्रोजन, 2 यहाँ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन यहाँ हो गया। तो इनके बीच में हमेशा कैसा बॉन्ड बनता है मेरे भाई, हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, 5 बॉन्ड, 6 7 8 9 10 11 12 और 13, तो 13 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। कितना ऑप्शन हो जाएगा बबुआ, ये हो जाएगा 13, 13 बनेगा टोटल। कितना कोवैलेंट बॉन्ड, 13 बनेगा। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, दैट इज कैटाइनेशन प्रॉपर्टी, कार्बन की होती है, उसके बाद सिलिकॉन आता है। इस सिलिकॉन हैज अप्रॉक्स
ठीक है, इसके पास 14 लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। कार्बन एग्जिस्ट इन एटमॉस्फेयर इन फॉर्म ऑफ, ये CO2 में भी एग्जिस्ट करता है एंड CO में भी एग्जिस्ट करता है, दोनों में। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। आ जाइए, CH3COH CH3, दिस विल बी, ये क्या हमारा कोई भी कंपाउंड अगर हम यहाँ पर एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 डालते हैं प्लस थोड़ी सी हीट डालते हैं, कोल्ड एनवायरनमेंट में रिएक्शन नहीं होगी। जैसे ही थोड़ा सा हीट डालोगे ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑक्सीडेशन कराएगा। तो ऑक्सीडेशन कराया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथाइन, इथाइन की अगर मैं बात करूं तो 2 कार्बन हो जाएगा और 2 कार्बन तो 4, 2 दूना CnH2n, 4 - 2 तो 2 होना चाहिए, C2H2 होना चाहिए। तो C2H2 जो दिख रहा हो भाई, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। पेंटेन हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, इट हैज कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3 4 5, यहाँ देखो यहाँ 3 हो गए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर, अब आ जाओ फिजिक्स पे भैया, आ जाओ फिजिक्स पे आ जाओ। 52 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हमने कर लिया, 51 क्वेश्चन, पता नहीं कितना टाइम लगा, मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, बट अभी 52 क्वेश्चन पे हैं। थोड़ा सा मैं पानी पीता हूं, तब तक इसको ट्राई करिए, आंसर आप जवाब दीजिए। तुम ये सोचो कितने घंटे मैंने बैठ के क्वेश्चन छाटा होगा, कितने जगह से लिया होगा, ठीक है। तो ये चीजें काफी काम करती हैं। और कुछ मैं क्वेश्चंस आपके PYQs भी आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। कहां पर, टेलीग्राम ग्रुप में, उसको भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, विद सॉल्यूशन डाल दूंगा, ठीक है। इतना मैं काम आपके लिए कर सकता हूं। रैंकर्स CHS, ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा मेरे दोस्त, यहां पर आपको आज भर भर के क्वेश्चंस में दे दूंगा। ये तो मिलेगी 100 क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। व्हाट वुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर द लाइट रे हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल, अगर रिफ्लेक्शन एंगल 0 है तो क्या इंसिडेंस भी 0 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर हैविंग 0 रिफ्लेक्शन एंगल, तो बताइए, क्योंकि I बराबर R हमने पहला और सबसे बेसिक लॉ पढ़ा था, अगर R की वैल्यू 0 है तो I की भी वैल्यू 0 होनी चाहिए। 53 की अब फुल लेंथ ऑफ इमेज डिस्टेंट बिल्डिंग, अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग है उसकी इमेज हमें देखनी है तो कौन सा मिरर लगाना पड़ेगा। तो भाई बड़ी बिल्डिंग की छोटी सी इमेज हमें दिखनी चाहिए, बताइए, बड़ी सी बिल्डिंग की छोटी सी इमेज दिखनी चाहिए, तो हम कैसा मिरर लगा दें भाई, कॉनकेव लगाएंगे। तो देखो कॉनकेव में लगभग आपको इमेज बड़ी दिखती है, बट कॉन्वेक्स में हमेशा छोटी दिखती है। तो कौन सा मिरर हम लगा दें, कॉन्वेक्स। कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो उसकी साइज मैटर नहीं करती है, कितना भी बड़ा हो, अगर कॉन्वेक्स मिरर में हम देखते हैं तो उसकी इमेज हमेशा कैसी दिखती है, छोटी दिखती है मेरे दोस्त, ठीक है। तो हमेशा कैसी दिखेगी, कॉनकेव। हमें कैसे चाहिए मिरर, कॉन्वेक्स चाहिए। चलो इसके बाद आगे आ जाओ। लाइट फ्रॉम द सन इज फॉलिंग ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, कैसा दिखेगा। देखो सन से अगर मैं बात करूं, सन हमारे लिए बहुत दूरी वाली डिस्टेंस पर है, मतलब लगभग इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। तो जब भी हमारे लिए जो चीज हम नहीं पता कर पाए, दैट विल बी इनफाइनाइट फॉर अस। और इनफाइनाइट है तो हमेशा लाइट रे कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। कैसी आएगी, पैरेलल आएगी। ये केस आपको पहला ही केस पढ़ाया जाता है। और कन्वर्ज होके कोई भी लेंस लगा दो, कॉन्वेक्स लगा दो या फिर कुछ भी लगा दो, ये कहां पर गिरती है, तो ये सब कुछ कहां पर गिर रही होती है, फोकस पर गिर रही होती है। तो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है बात, लेंस है मिरर नहीं, तो रिफ्रैक्ट होगा। इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड यूजिंग, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल नहीं, मेजर करते हैं बट बहुत ही माइनर करंट। ये बेसिकली किसके लिए यूज होता है, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए हम यूज करते हैं इसको। किसके लिए यूज करते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए। एमीटर विल बी द राइट एक्शन। ये किसके लिए हम यूज करते हैं, तो ये हम यूज करते हैं वोल्टेज मेजर करने के लिए। पोटेंशियोमीटर भी हम सेम मेजर के लिए यूज करते हैं, ठीक है। बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following is used to detect the presence of current in the circuit? तो हम उसके लिए गैल्वेनोमीटर, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है, ये बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करता है, बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करता है। तो हम प्रेजेंस ऑफ करंट या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट या फिर बहुत ही स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। चलिए आगे आ जाइए। अ फोर्स एक्सर्ट ऑन अ करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड इज 0 when angle between the wire and the direction of magnetic field is। तो अगर आप ध्यान से देखें इसके बहुत सारे फार्मूला पढ़ाए जाएंगे। I L क्रॉस B आपको पढ़ाया जाएगा। तो L क्रॉस B मतलब L क्रॉस B I L B साइन थीटा,
ठीक है। आई एल बी साइन थीटा, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, एल क्या है लेंथ। जब इनके बीच में साइन थीटा एंगल पर जब भी होगा, साइन थीटा जीरो कब होगा, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होगी, थीटा बराबर 0 डिग्री पर और थीटा बराबर 180 डिग्री पर जब भी होगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। सो या तो 0 डिग्री होना चाहिए या तो 180 डिग्री होना चाहिए। इसको मैं क्यू वी बी से भी करवा सकता हूं क्योंकि एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्यू इलेक्ट्रॉन जैसे मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन वी और बी, क्यू वी बी साइन थीटा। तो यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन और वोल्टेज के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट विल बी, अगर वी और बी के बीच का जब एंगल 180 हो जाएगा तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मेटेलिक वायर डिपेंड्स ऑन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ओम होती है, सॉरी रो होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू ए बाई, सॉरी हाँ आर इंटू ए बाई एल, रो एल बाई ए होता है हमारा रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन एल। लेकिन ये इन तीनों बातों पर डिपेंड नहीं करती है, ये क्या होती है, ये कांस्टेंट होती है फॉर डिफरेंट मटेरियल। ये कैसी वैल्यू होती है, कांस्टेंट। तो ये डिपेंड किस पे करती है, नेचर ऑफ मेटेरियल। जैसे आपने एक बार में केस में टंगस्टन ले लिया, एक केस में नॉर्मल वायर ले लिया आपने कॉपर का, तो टंगस्टन का रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी जबकि इसकी कम होगी। सो जितनी रेजिस्टिविटी ज्यादा उतनी ही रेजिस्टेंस ज्यादा वो ऑफर करता है। इनफाइनाइट रेजिस्टिविटी, अगर इंसुलेटर के केस में आपसे कभी पूछा जाए रेजिस्टिविटी इंसुलेटर के केस में, तो उस केस में आप इनफाइनाइट बोलेंगे कि इनफाइनाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा रेजिस्टिविटी हो जाती है। ठीक है, इनफाइनाइट मतलब ये कहने का कि हमारे लिए जो पॉसिबल ना हो। अब आ जाओ, 100 जूल ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन 4 ओम रजिस्टर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर विल बी। तो अगर मैं बात करूं हीट विल बी, 3 फॉर्मूले होते हैं, आई स्क्वायर आर इंटू टी, या फिर वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, या फिर वी इंटू आई इंटू टी, वी इंटू आई इंटू टी। तो ये तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। हमें क्या गिवन है भाई, हीट गिवन है और रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, पूछा क्या गया है, वी की वैल्यू पूछी गई है। तो क्या दूसरा वाला फॉर्मूला लगा लें, तो 100 जूल यहाँ पर वी स्क्वायर अपॉन आर की वैल्यू कितनी, 4 है, टाइम है 1 सेकेंड तो 1 रख दो, तो वी स्क्वायर बराबर 400, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, 20 वोल्ट आ जाएगा। बोलो कोई समस्या, कोई समस्या। हीट डिसिपेटेड फ्रॉम अ रजिस्टर क्या हो जाता है, कितना होता है, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, वी इंटू आई इंटू टी, टी मस्ट बी इन सेकेंड। तो ईच सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितना किया जा रहा है भाई, 100 जूल, और 4 ओम रजिस्टर है, निकाल लो फटाक से। स्पीड देखो ऐसे होगी जब तीनों फॉर्मूला याद होगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर एंड करंट इज दिस, व्हाट इज पावर। पावर की अगर मैं बात करूं, V इंटू आई होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, या फिर आई स्क्वायर आर होता है, या फिर वी स्क्वायर बाई आर होता है। बोलो कोई समस्या, वहां हीट डेसिपेशन था, यहाँ पावर है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां से V इंटू आई अगर हम देखें, हमें क्या क्या गिवन है, V गिवन है और I गिवन है, तो V और I वाला फॉर्मूला इज बेटर। तो V कितना है 220, I कितना है 1/2 हाफ है 0.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 110 वाट आ जाएगा। बोलिए कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। सिंपल वाला जितना यूज करोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतरीन है। वर्क डन टू मूव अ कूलॉम 1 कूलॉम ऑफ चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहां से हम 1 कूलॉम ऑफ चार्ज को मूव करा के यहां पर लेके जा रहे हैं। ठीक है, चार्ज ऑन कंडक्टर हैवी पोटेंशियल 10 वोल्ट, तो टोटल यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 वोल्ट का है। पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है 10 वोल्ट का है। तो अगर मैं बोलूं तो हमने पढ़ा है कि W बराबर Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, ये होता है। तो अगर हमें क्या पता है भैया 1 कूलम ऑफ चार्ज है, वर्क डन पूछा गया, W क्या है वर्क डन, 1 कूलम ऑफ चार्ज इंटू 10 वोल्ट हम कर रहे हैं। ठीक है 10 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा 10 जूल आ जाएगा आपके सामने, सिंपल सा फॉर्मूला। अगर नहीं पता तो याद कर लो। अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हम लेके जा रहे हैं, यहां से उठाकर यहां लेके जा रहे हैं, और इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है या फिर V है, जैसे यहां पर 10 वोल्ट गिवन है, तो कितना वर्क डन आप करोगे Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इतना वर्क डन आप करते हैं। ठीक है, चलिए। इफ द करेंट थ्रू द रजिस्टर इज इंक्रीज्ड बाई 100%, जैसे अगर I इज इक्वल टू मान लीजिए 1 एम्पियर था, तो 100% इंक्रीज कर दिया, तो I2 की वैल्यू क्या होगी 1 + 1, 100% मतलब उतना ही ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमने बोला है पावर डिसिपेशन, P बराबर रजिस्टर की वैल्यू पूछी गई है, तो किसके लिए पूछा गया है, पावर डिसिपेशन कितना हो जाएगा। तो रजिस्टर मतलब रजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, वो सेम है,
तो P बराबर आई स्क्वायर आर लगा दो। तो I की वैल्यू हम पहले कितनी थी, 1 लिया था हमने, तो 1 स्क्वायर इंटू आर बराबर आर हो गया, P बराबर आर आ गया पहले इनिशियल केस में। अगर दूसरे केस की बात करें P2, ये P1 मान लीजिए, ये P1 मान लीजिए, तो दूसरे केस में I की वैल्यू अब हमने 2 कर लिया है, तो 2 का स्क्वायर इंटू आर, तो आ गया 4r। तो पहले r थी, अब 4r हो गई है, तो r प्लस क्या 3r ऐड हो गया है, मतलब कितना बढ़ गया, 300% बढ़ गया। देखो 100% बढ़ाया था तो एक वैल्यू, मतलब 100% क्या, किसी भी चीज का 100% क्या होगा, सेम वैल्यू। सेम वैल्यू अगर मैं बोलूं यहां से r प्लस आर प्लस आर प्लस आर, ये 100% बढ़ाया हमने, फिर ये 100% बढ़ाया हमने, फिर ये 100% बढ़ाया, टोटल कितना बढ़ा दिया, 300%। ये तो इनिशियल था ही, इसमें आपने पहले 100% बढ़ाया तो 2r हुआ होगा, फिर 100% बढ़ाया तो 3r हुआ होगा, फिर 100% बढ़ाया तो आपने 4r हुआ होगा, तो टोटल कितना आया था 4r, तो दैट मीन्स 300% इंक्रीज हो गया। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन पर आइए। अ कॉइल इन हीटर कंज्यूम पावर P ऑन पासिंग करंट, जब हम करंट पास करते हैं, जैसे ही इफ इट इज करंट, कोई भी वायर है, ठीक है, कॉइल है यहाँ पर, इसके क्रॉस हमने बैटरी लगाया है, तो हम करंट यहाँ से पास करा रहे हैं, बैटरी वोल्टेज V है, तो ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा है, P। अब अगर इसको हाफ पार्ट में कट करके हम कुछ इस तरीके से ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है, बैटरी यहां पर कन्वर्ट कर देता हूं मैं, सॉरी, मैं यहां पर अब बोल रहा हूं बैटरी हम क्या लगा रहे हैं, लगा दे रहे हैं, तो इसका रेजिस्टेंस भाई R/2 हो जाएगा, इसका भी रेजिस्टेंस R/2 हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस R था। तो पूछा गया है P बराबर कितना था पहले, V स्क्वायर बाई R, कोई समस्या पहले केस में नहीं होनी चाहिए आपको। अब बोला गया ये कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो भाई पावर V तो पहले भी सेम था, V अभी भी सेम है, लेकिन यहां पर अगर R इक्विवेलेंस हम निकालें तो R इक्विवेलेंस क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। तो P2 क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा V स्क्वायर बाई R/4, 4 ऊपर गया तो आ जाएगा 4V स्क्वायर बाई R, और V स्क्वायर बाई R तो इनिशियल वैल्यू थी, तो P2 बराबर 4 टाइम्स ऑफ P आ गया। बोलो V स्क्वायर बाई की वैल्यू P थी, यहाँ पर V स्क्वायर R की जगह P रख दिया, तो 4P हमारे लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पता है कि नहीं, जब कोई एक सेम वायर को आप कट करते हो बीच में से, उसका रेजिस्टेंस आधा हो जाता है, क्योंकि लेंथ आधा हुई तो रेजिस्टेंस आधा हो जाएगी, इतनी बात पता है। और पैरेलल में जब भी आप कन्वर्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस नेट हमेशा दोनों की वैल्यू से कम आता है। तो R/2 कन्वर्ट कनेक्ट किया आपने पैरेलल में, तो उसकी वैल्यू R/4 हो जानी है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। R1 एंड R2 बी द रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट, 40 वोल्ट 60 वोल्ट ऑपरेटिंग ऑन दिस। तो अगर पावर की बात करूं मैं तो ये होता है V स्क्वायर बाई R, मतलब पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। कब, जब V क्या है, V है कांस्टेंट, और वो V कितना है दोस्त, तो ये V है 220 वोल्ट। तो V तो हमने कांस्टेंट रख दिया, तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया कि नहीं हो गया, मतलब जिसकी पावर ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस कम। तो P1 अगर मैं बोलूं 40 है और P2 हमारा क्या है 60 है, तो इस केस में R1, इस केस में R2, तो ये अगर ज्यादा तो ये कम, मतलब R2 विल बी लेस देन R1। बोलो कोई समस्या, R2 विल बी लेस देन R1, बोलो कोई समस्या, क्योंकि V की वैल्यू तो हमेशा 220 वोल्ट है, तो V तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन हमारा R चेंज हो रहा है दोनों में। ठीक है, चलो, टू गेट टू रेजिस्टेंस बाई एडिंग 6 ओम, तो अगर मैं बोलूं कि हमें 6 ओम के रजिस्टर लगा के 2 ओम चाहिए, तो हमारा कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, पैरेलल। देखो जब भी आप जो भी रेजिस्टेंस लगा रहे उससे कम आपको इक्विवेलेंस चाहिए तो हमेशा पैरेलल में जोड़ोगे, ज्यादा चाहिए तो सीरीज में जोड़ोगे। तो 6 को कितनी बार पैरेलल में जोड़ भैया, हम बोल रहे हैं कि 6 है, इसको n टाइम पैरेलल जोड़ रहे हैं, ये 2 के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/2 आ जाएगी, विच इज 3 आ जाएगी। अब बोलोगे ये कैसे आया, अगर बोलो एक रेजिस्टेंस है, 2 रेजिस्टेंस है, 3 रेजिस्टेंस है, ये तीनों का R है, तो ये क्या R/3 नहीं हो जाएगा, मतलब अगर ऐसी मैं बोल दूं n है तो ये क्या R/n हो जाएगा। बोलो, तो हमको नहीं पता था कितना है, कितना है, तो R/n मतलब 6/n कर लो, किसके बराबर आना चाहिए, 2 के बराबर आना चाहिए, तो 6/n बराबर 2, तो n बराबर 6/2 विच इज 3, 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसमें आपको सोचना नहीं, किलोवाट आवर मार के आगे बढ़ना है। A boy record 4000 joule of work is required to transfer of coulomb, thus charge between the point of resistance this current passing through this। तो सिंपल सी बात आपको बताई गई है कि A से B तक मान लीजिए कोई चार्ज है, कितना चार्ज है दोस्त, 10 कूलॉम का चार्ज है, हमें यहाँ से उठाना है, यहाँ पर लेके जाना है,
कितना काम कर रहे हो आप, 4000 जूल का काम कर रहे हो, किसके ऊपर 10,000 कूलाम के, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकल जाएगा क्या, VAB आपका निकल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 400 वोल्ट, VAB कितना आ गया 400 वोल्ट। ये क्या आ गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, ओम्स लॉ लगाइए, V बराबर IR। तो V की पता है वैल्यू, हमें करंट पता लगाना है। तो V कितना है 400, R की वैल्यू है 50, तो ये कट गया 5 8 40 मतलब 8 एम्पियर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देखो पहले आपको दो चीजें इस क्वेश्चन में गिवन थी। पहली क्या गिवन थी, वर्क और ट्रांसफर ऑफ चार्ज। तो वर्क और ट्रांसफर ऑफ चार्ज से आप पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। अब पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है, तो इसके बीच में अगर रेजिस्टेंस आप लगाते हैं तो यहां से कितना करंट चलेगा, आई। VA माइनस VB क्या होगा, VA माइनस VB इज इक्वल टू I इंटू आर ही तो होगा, बोलो। और VA माइनस VB कितना है 400 वोल्ट, तो 400 बराबर I इंटू 50, 50 से यहाँ कन्वर्ट करोगे 8 की, I की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 एम्पियर आ जाएगी। 68 3 रजिस्टर 1 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो 3 रेजिस्टेंस है 1 2 एंड 3। अब यहाँ पर डायरेक्ट नहीं कर पाओगे तो इसके लिए थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, कनेक्टेड इन पैरेलल, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस विल बी। अब देखो सॉल्व करने के लिए नहीं बोला गया है, हमें पता है कि जब भी हम पैरेलल में लगाएंगे तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, वो नेट रेजिस्टेंस जो भी आएगा वो इन तीनों से कम होगा, लेस देन 1 2 एंड 3 तीनों से कम होगा। तो ग्रेटर देन 3 नहीं, लेस देन 1, बिल्कुल लेस देन 1 आएगा, इक्वल टू 2, बिटवीन 1 एंड 3 नहीं, तीनों से लेस आएगा। जब भी आएगा क्या आएगा, तीनों से लेस आएगा। जैसे देख लो एग्जांपल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इसको जोड़ दो तो जाएगा कितना 6। अगर मान लो हम ले रहे हैं 6 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 6, तो ये कितना आ जाएगा 6/11 आ जाएगा। इज इट लेस देन 1, बिल्कुल लेस देन 1 ही है भाई। चलिए, इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 220 वोल्ट एंड दिस इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट, पावर कंजम्पशन विल बी। अब देखिए ध्यान से, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब दिया, तो अगर हम उसको 220 वोल्ट पे अगर हम चलाते हैं तो ये कितना कंजम कर रहा है पावर, 100 वाट कंजम कर रहा है। मतलब किसी उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जो उतना पावर लेने पर मजबूर कर रहा होगा। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो गया V²/R करो, ठीक। तो पावर कितना गिवन है 100 वोल्ट गिवन है, V की वैल्यू कितनी है 220 का स्क्वायर कर लो अपॉन R कर लो। तो R क्या आ गया हमारा सिंपल सा 220 का होल स्क्वायर अपॉन 100 आ गया, ठीक। ये क्या आ गया हमारा रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें बल्ब का रेजिस्टेंस फिक्स है। अब अगर हम वोल्टेज कम देते हैं बल्ब को, बताइए अगर वोल्टेज कम देते हैं तो क्या पावर कंजप्शन भी कम हो जाएगा, बिल्कुल कम हो जाएगा। तो इस केस में अगर हम पावर कंजप्शन P2 निकाल रहे हैं तो V कितना है 110 वोल्ट ही अब आप दे रहे हो, इसका स्क्वायर कर लो अपॉन R की वैल्यू यहां से रख लो, तो 220 का होल स्क्वायर कर लो अपॉन 100 कर लो, तो ये 100 कहां चला जाएगा ऊपर। तो P2 विल बी व्हाट 110 का स्क्वायर इंटू 100 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इससे कॉमन ले लोगे तो ये भी 110 का स्क्वायर ही हो जाएगा। तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना 4 गुणे ये, तो P2 बराबर आ जाएगा 25 वाट। 25 वाट नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो। पहले बल्ब था, जब उसको 220 वोल्ट आप प्रोवाइड कर रहे थे प्रॉपर, तो वो 100 वाट कंजर्व कर रहा था। लेकिन अब 110 वोल्ट ही दे रहे हो, तो भाई उसका रेजिस्टेंस जितना होगा उतना ही तो वो पावर कंज्यूम करेगा। तो पहले रेजिस्टेंस हमने बल्ब का निकाल लिया, किससे, यहाँ पर दो चीजें पता थी, V पता था और P पता था, तो R निकाल लिया। अब यहाँ पर V गिवन है तो R की मदद से पावर निकाल लेंगे, बस ये काम आपको करना। और इसी तरीके का सेम रिपीटेटिव काम दिया जाता है। A piece of wire resistance R is cut into 5 equal part, मतलब पहले रेजिस्टेंस अगर इसका R था तो अब कितना हो जाएगा, इतने पार्ट का R/5 हो जाएगा, 5 पार्टों में काटा गया है। दिस पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, पांचों पार्ट को इस तरीके से पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया गया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया, ठीक। अब इक्विवेलेंस बताना है। इक्विवेलेंस, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू है R/5 और 5 है तो पांचों का R/5/5, तो 1/25 आ जाएगा। छोड़ो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी R/25, सॉरी उल्टा मैंने कर लिया, ठीक। तो पहले कितनी थी R थी, पहले कितनी थी R थी, अब कितनी होगी R/25, तो R/R/25, तो ये 25 ऊपर चल जाएगा, कट जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 25। रेशियो किसका निकाला ये मैंने नहीं देखा था, तो 25 विल बी करेक्ट। आ जाओ 9th के कुछ सवाल कर लेते हैं भाई। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज F इफ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर हाफ। ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है,
अगर दो बॉडी है m1 मास की और ये दो बॉडी है दूसरी बॉडी m2 मास की और d डिस्टेंस पर रखी है, तो इनके बीच का फोर्स हो जाता है g m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। जी एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, पानी में भी चेंज नहीं होगी, ना तो बाहर अर्थ के बाहर भी रखोगे चेंज नहीं होगी, कहीं पर भी जाओगी इसकी वैल्यू सेम होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर है बात? तो इसकी यूनिट की भी ध्यान आप रखेंगे, ठीक है। तो जी चेंज नहीं होगा। अब हम बोल रहे हैं मास ऑफ द बोथ ऑब्जेक्ट को हम हाफ कर दे रहे हैं, मतलब एफ डैश हमारा जो होगा जी इंटू m1/2 हम कर रहे हैं और m2/2 कर रहे हैं अपॉन डिस्टेंस बिटवीन विदाउट चेंजिंग, ठीक है। हाफ कर दिया हमने, डिस्टेंस को चेंज नहीं किया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/4 जी m1 m2 अपॉन डी आ गया। तो क्या ये इनिशियल फोर्स था उसका 1/4 आ गया, मतलब ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ जी इन लॉ डिपेंड्स ऑन मास ऑफ अर्थ, डिपेंड्स ऑन रेडियस, डिपेंड ऑन मास, इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होता है हर एक चीजों का, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक इसकी वैल्यू है, जी की वैल्यू नोट कर लेना। और ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, मतलब हर जगह सेम ही होगा। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर, तो ये क्या होगा सेंटर ऑफ अर्थ पे 0। अगर मैं जी वर्सेस आर की बात करूं, ये क्या है जी है, ये आर है, तो अगर मतलब सेंटर से डिस्टेंस, तो सेंटर पर डिस्टेंस 0, तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है हमारा। ये क्या है रेडियस ऑफ अर्थ, ये क्या है इस तरीके से नीचे आता जाता है। मैक्सिमम कहां पर होगी ग्रेविटी, तो मैक्सिमम होगी कहां पर, क्यों ऐसा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। मास तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, सॉरी क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये तो चेंज होगा नहीं, तुम कहीं पर भी चले जाओ, बट ग्रेविटी चेंज होती है, सो दैट्स व्हाई वेट चेंज होता है। तो सेंटर ऑफ अर्थ पर ग्रेविटी 0 होती है, ग्रेविटी ऑफ अर्थ एट सेंटर इज इक्वल टू 0। तो जब सेंटर पर 0 तो भाई वेट भी 0, ठीक है। चलो यहाँ 1/r² होता है, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, ठीक है। सेंटर से यहाँ तक के लिए g इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यहाँ से g इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट 10 न्यूटन इन एयर व्हेन इमर्स्ड इन द इट वेट्स दिस। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट इन एयर माइनस वेट इन लिक्विड। यही होता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। कितना लिक्विड वो डिस्प्लेस करेगा, दिस विल बी दिस। तो 10 था एयर में माइनस लिक्विड 8 में, तो कितना करेगा 2 न्यूटन वो डिस्प्लेस करेगा। ए विल बी द करेक्ट। सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। एन एप्पल्स फॉर्म्स फ्रॉम द ट्री, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन देम। सॉरी देखो ये एप्पल था भाई, यहाँ अर्थ है, ये नीचे से गिर रहा है, तो अर्थ इसके ऊपर क्या लगाया, मान लीजिए F1 फोर्स, और इसने F के ऊपर क्या लगाया F2 फोर्स। इफ F1 इज द मैग्नीट्यूड एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द एप्पल, F1 है, F2 इज द मैग्नीट्यूड एक्सर्टेड बाय द एप्पल ऑन द अर्थ। और हमेशा से हम जानते हैं इन दोनों की मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। तो F1 एंड F2 आर इक्वल। ये अगर आपको नहीं आता है तो आप फिर बहुत ज्यादा समस्या में है, आप फिर तैयारी बहुत खराब है दोस्त आपकी। इफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपीयर्स, ठीक है, होगा क्या भाई, वेट। अगर हम देखें वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी 0 हो जाए तो वेट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अमाउंट ऑफ मैटर तो नहीं घटेगा भाई। अब पेन है तो पेन ही रहेगा ना, ग्रेविटी से इसको क्या मतलब। वेट ऑफ द बॉडी बिकम 0 बट द मास विल रिमेन सम, बिल्कुल मास सेम रहेगा। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इन केस ऑफ निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क डन का मतलब क्या है, आपके पास अगर ये मैं बात करूं, ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है, फोर्स लग रहा है, तो वर्क इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो आपस में निगेटिव तभी होंगे ना जब उनका एंगल चेंज होगा। एंगल जब भी 180 डिग्री होगा, मतलब खींच आप इधर रहे हो, जा इधर रही है, तो भाई आपके अगेंस्ट काम हो रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अ गर्ल इज कैरिंग ए स्कूल बैग, देखो अ गर्ल, यहाँ पर गर्ल है, ये स्कूल बैग यहाँ पर पकड़ी हुई है, ठीक। ये इधर की तरफ चल रही है, कितना चलिए भाई 200 मीटर इधर चलिए, ग्रेविटी कहाँ लग रही है, नीचे। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री। जब भी ये कहानी होगी FD cos 90 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा आपका, सिंपल सा वर्क। अब बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम, देखो अब नहीं समझ में आएगा तो बोल देना यार,
ऐसा मत सोचना। देखो अर्थ कहाँ लगाती है फोर्स, नीचे की तरफ। बॉडी भाई लड़की है तो चलेगी ग्राउंड पे ही, तो ग्राउंड पे 200 मीटर चल के यहाँ पर आ गई लड़की बैग लेके अपना, तो भाई चली इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ लेकिन फोर्स नीचे लग रहा था, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। जब भी 90 डिग्री बनता है तो ये वर्क क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अब या तो पुली वाला ही देख लो, पुली अगर मैं बात करूं, ये पुली है भाई, पुली अगर सर पे सामान रख के ये लेके चल रहा है, चलता इधर है, फोर्स लगता है नीचे, ठीक है, तो इस केस में भी 90 डिग्री हो जाता है, यहां पर भी वर्क डन जीरो। मतलब पुली कोई काम करता नहीं है ना, ऐसा नहीं, उसके सामने मत बोल देना, बहुत मार पड़ेगी। ऑब्जेक्ट अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h आफ्टर इट हैज फॉलन। मान लीजिए कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये फॉल कर रहा है, इसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक, और ये फॉल कर गया है कहां तक, यहां पर आ गया है। टोटल कितना फॉल किया भाई, h/2 तक फॉल कर गया है। अब इसके पास क्या होगा, अगर हम देखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल इनिशियल। इनिशियल जितनी होगी टोटल, उतनी ही फाइनल भी होनी चाहिए। टोटल एनर्जी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी, टोटल इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ पर इनिशियली तो भाई ड्रॉप हो रही है, ठीक है, तो वो उस केस में काइनेटिक एनर्जी नहीं रही होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी थी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही होगी, अब काइनेटिक एनर्जी में भी होगी और पोटेंशियल। यहाँ पर ये जैसे ही ड्रॉप होके यहाँ पर आएगी, इसके पास हाफ mv² भी होगा और mgh भी होगा, मतलब पोटेंशियल भी होगा और वो होगा, तो हाफ पोटेंशियल होगा और हाफ काइनेटिक होगा, ठीक है। अगर h/2 तक फॉल की है तो ड्रॉप किया गया था, उस केस की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है दोस्त, चलिए 80 वाले क्वेश्चन पर आ जाइए, थोड़ा सा फास्ट अप कर लेते हैं यार, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द ग्राफिकल रिलेशन बिटवीन P एंड काइनेटिक एनर्जी। तो रिलेशन मैंने बताया है p²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बोलो p²/2m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। और जब भी इस तरीके का केस होगा, आप सिंपल सी बात क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए p² मतलब p की वैल्यू अगर पॉजिटिव ले या फिर p की वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं, दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, है ना। बट यहाँ पर हमें अगर मैथ की बात करता मैं तो, बट इस केस में हमें पॉजिटिव ही लेनी है, मोमेंटम हमारा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, और में निगेटिव हो सकता है इन डायरेक्शन केस ओनली। सो डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देख लेना एक बार डी है कि बी है, तुम एक बार खुद से ट्राई करना, थोड़ा सा ग्राफ अगर पढ़े हो तो ट्राई करना। अब ग्राफ पढ़ाने का टाइम तो नहीं है मेरे पास। अब 1 जूल का मतलब F इंटू डी कर लो, तो अगर 1 न्यूटन ऑफ फोर्स और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट दे दे तो ये कितना हो जाएगा, 1 जूल ही तो हो जाएगा। तो 1 न्यूटन ऑफ फोर्स 1 सेंटीमीटर, यूनिट खेल नहीं है, 1 मीटर। जब 1 मीटर से डिस्प्लेस कर देगा कोई 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, दैट विल बी दिस। चलो इन दिस कर्व वेवलेंथ इज इक्वल टू ए से बी तक की जो डिस्टेंस होगी, कंप्लीट ग्राफ ऐसा बनेगा। अब इसके बाद अगर आप बनाएंगे तो ये फिर से ऐसा बनेगा। देखो क्या यही रिपीट हो रहा है, ए से ई तक का ग्राफ अब रिपीट होने लगा। तो जहां से वो रिपीट होना शुरू हो जाए, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं, लैम्डा बोलते हैं, जिसे वेवलेंथ बोलते हैं। तो ए से लेके ई तक का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ। इन द कर्व हाफ द वेवलेंथ इज ए ई। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास इज स्लाइडिंग विदाउट अ कांस्टेंट। देखो ये कोई भी मास है, ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है v वेलोसिटी से 4 मीटर पर सेकंड, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद सेम वेलोसिटी। हमने पहले भी बताया क्वेश्चन, मैंने उस सेशन में बताया था फोर्स एंड एलएलएम वाले में, कि अगर आप फोर्स लगा दोगे किसी भी डायरेक्शन में तो उसके कारण एक्सेलरेशन आ जाएगा, और एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी में चेंज आना ही आना है। बट हमें चेंज नहीं लाना है कांस्टेंट वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से चलाना है। सो दैट्स व्हाई वी विल नॉट अप्लाई एनी फोर्स, मीन 0 न्यूटन ऑफ फोर्स वी हैव टू अप्लाई। क्लियर है दोस्त। चलिए 84th वाला क्वेश्चन आइए। अब बुलेट ऑफ मास, चलिए एक बुलेट है भाई इस तरीके की, मास इसका क्या है a और इसकी वेलोसिटी है b, ठीक है, इस फायर्ड, और कोई वुडन ब्लॉक है, इसका मास कितना भैया c, ठीक। बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन, अब क्या हो गया, बुलेट इसमें जाने के बाद बुलेट इसी के अंदर आ गया, ठीक। अगर इसका आप मास बोलूंगा तो a प्लस b होगा इसका मास, ठीक। वेलोसिटी मान लेता हूं कि कुछ v है, ठीक, यही हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इनिशियल केस में, तो ये जब तक नहीं टकराई थी वो इनिशियल केस का मोमेंटम, ये तो चल रही थी a इंटू बी से, प्लस c, ये रेस्ट पे था वुडन ब्लॉक, तो c इंटू 0, तो ये क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की अगर मैं बात करूं मेरे भाई,
तो ये ब्लॉक इसी में है और v वेलोसिटी से चल रहा है, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, a प्लस बी इंटू वी। बस पी आई इज इक्वल टू पी एफ कर लीजिए, हो जाएगा काम। तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू वी, वी चाहिए तो ये क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओ सॉरी 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 सॉरी, ये ए प्लस सी हो जाएगा, ए इज मास ना, तो यहां पर ए प्लस सी आ जाएगा, ए प्लस सी, ए बी अपॉन ए प्लस सी। माई एलोपॉजी, ठीक है, सॉरी, ठीक है, अपोलॉजी होता है, मुझे भी पता है, कुछ लोग ज्ञान देते हैं बाद में, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बोलता हूं, अपोलॉजी, ठीक है, सॉरी एलोपॉजी, ठीक है। चलो, तो वेलोसिटी आ जाएगी दिस, तो वेलोसिटी ऑफ सिस्टम आफ्टर जस्ट कोलिजन। तो कोलिजन के पास कितने वेलोसिटी चल रही होगी, v से। अब समझ लो, पहले अब मैंने कर दिया, अब तुमने अगर नहीं समझा तो समझो। ये कुछ आ रही थी b वेलोसिटी से, आ रही थी b से, यहां पर गिवन है वेलोसिटी b। अब गोली आई, इसमें टकरा के इसी में चली गई, अब ब्लॉक में अटक गई। अब ब्लॉक में अटकी तो इसके पास कुछ मोमेंटम था, तो ये इसके साथ मोमेंटम कैरी करेगा। मोमेंटम कैरी करने के साथ ये ब्लॉक को भी आगे लेके चलता चला जाएगा। तो बोलोगे जितना इनिशियल मोमेंटम था, क्या अभी भी वही मोमेंटम होगा इस पूरे सिस्टम के पास, तो बोलोगे हाँ। तो देखो, इनिशियल मोमेंटम इसका प्लस इसका ले लो, ये होता है इनिशियल मोमेंटम। अब दोनों एक ही में मर्ज हैं, तो दोनों का मास कितना हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। इसका मास c था, इसका मास a था, तो दोनों का मास तो c हो गया, चल रहे हैं दोनों v वेलोसिटी से, a प्लस सी। तो इसका इन दोनों का मर्ज मोमेंटम कितना हो जाएगा, a प्लस बी इंटू वी वेलोसिटी से। बस दोनों को बराबर करो, यहाँ पर पी आई बराबर पी एफ कर दोगे, तो ए बी इज इक्वल टू ए प्लस सी हो जाएगा इंटू वी। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन ए प्लस सी आ जाएगा। दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 85 पे आ जाइए। द मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इन रेशियो m1 अपॉन m2। जितनी चीजें गिवन है आप उनको लिखते चलिए, 5/6, और वेलोसिटी जो है v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 1/2। तो लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा गया है, तो p1 अपॉन p2 अगर मैं बोलूं तो p1 की वैल्यू हो जाएगी m1 v1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी m2 v2। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू कितनी है बच्चा, 5/6। v1 अपॉन v2 की वैल्यू है 1/2। ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पे, 5/12 आ जाएगा। 5/12 दिख रहा है मुझे ऑप्शन में डी, मार के आगे बढ़ जाएंगे। अब आपका होमवर्क रहेगा, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बता दीजिए आप। ठीक है, चलिए यहां तक आए हो, मतलब तुम सीरियस हो। मैं इसलिए मैंने होमवर्क दिया। मैं चेक करता हूँ, वैसे बीच बीच में होमवर्क देता हूँ, चेक करता हूँ कितने लोग अभी भी एक्टिव हैं, कितने लोग सो गए, है ना। बहुत लोग सो जाते हैं भाई, छोड़ के चले जाएंगे, एक आध दो क्वेश्चन देखेंगे, अरे यार भैया तो वही बस है कि सॉल्व करा दे रहे हैं। अरे यार सॉल्व मैं पहले ही बोल चुका हूं, करना तुम्हें खुद से है। मेरा अप्रोच अगर तुम्हें बस तुम्हें देखना मैं कितना जल्दी, देखो मैं तुम्हें फास्ट सॉल्व करना सिखा रहा हूं, समझ रहे हो। मैं पागल थोड़ी हूं इतने देर से बोले जा रहा हूं, इसका मतलब मैं सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि मुझे तो आता है। तुम्हारा भी अप्रोच कुछ होगा, तुम्हें भी आना चाहिए। देखो 2 दिन बाद एग्जाम है, 1 या 2 दिन बाद, जब भी वीडियो पब्लिश होगी, अभी तो 2 दिन बाद ही है। तो अगर तुम अभी ये नहीं लगा पा रहे हो, मतलब तुम्हारी तैयारी ही नहीं है। मैं मान के चलो तुम्हारी तैयारी है, तो तुम मुझे इसलिए देख रहे हो क्योंकि तुम्हें कुछ क्वेश्चन में डाउट होगा, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक कर, जैसे मैंने किया था एक मिस्टेक, तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया उस बात को, तो तुम्हें भी एक्सेप्ट करना है और फिर इंप्रूव करके एग्जाम में जाके वो गलती रिपीट नहीं करनी है, इसलिए हम इतने क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ये सर्कुलर पाथ है। यहां से मान लो शुरू किया था, ए पॉइंट था स्टार्टिंग पॉइंट, यहां से चल के गया और आधा ही चला, मतलब यहां तक गया। तो भाई यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो हो जाएगी पाई आर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस आर होती है, यहां से यहां तक की आर होती है। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है, शॉर्टेज डिस्टेंस तो यही होगी, मतलब 2r हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। डिस्टेंस अगर पूछा जाता तो बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, 87, ये देखो u बाई जी है, ये u स्क्वायर बाई 2g है, लिख लो u बाई जी है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है u स्क्वायर बाई 2g है, तीसरा ऑप्शन u स्क्वायर बाई जी है, और चौथा है u बाई 2g। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा, ये ऑप्शन है हमारे। ठीक, मान लो कोई भी बॉडी है, इसकी वेलोसिटी इसको u से फेंका गया, तो ये कितने मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, यही आपसे पूछा गया है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए, निकालिए। मैं बोलूंगा अगर कोई भी बॉडी होगी, इसकी एक्सीलरेशन नीचे की तरफ हमेशा क्या होगा, जी होगा। अर्थ पी खींच रहा है ना, तो जी ग्रेविटी हो जाएगी। तो बॉडी ऊपर जा रही, जी नीचे, मतलब एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है, तो इसकी वैल्यू निगेटिव में आ जाएगी। बस इक्वेशन लगा दीजिए, कौन सा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, आपने पढ़ा होगा। तो v,
अब यहाँ फाइनल वेलोसिटी भाई यहाँ पर जाने के बाद तो वेलोसिटी 0 हो जानी है ना, तभी तो इसके बाद नीचे आना शुरू करेगा। एक पोजीशन पर जब आप फेंकोगे ये ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, एक समय पर यहीं पर रुकेगा, रुक के क्या होगा फिर नीचे आना शुरू करेगा। तो रुकेगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई 0, क्योंकि उसी पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट होगा, तो वेलोसिटी ये वाली 0 हो गई। तो 0 u से हमने फेंका था तो u स्क्वायर अपॉन सॉरी माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने 2 इंटू जी रिटार्डेशन है तो माइनस कर देंगे इंटू एच की वैल्यू चाहिए तो h बराबर क्या हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन, u स्क्वायर अपॉन 2g। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट जो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस होती है। तो अगर रेशियो हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस का तो ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 होनी चाहिए, ऑलवेज लेस देन 1 इक्वल और लेस देन 1, तो डी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1 मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए। फ्रॉम बीटी ग्राफ कैन बी इन्फर्ड द ऑब्जेक्ट एज, बीटी ग्राफ है मतलब वेलोसिटी हमारे पास कुछ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी है तो रेस्ट में हो नहीं सकता, नॉन यूनिफॉर्म हो नहीं सकता, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो नहीं सकता, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब एक्सेलरेशन क्या है 0 है, और एक्सेलरेशन 0 वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन। एरिया वीटी ग्राफ है आपके पास, वीटी ग्राफ का जब भी आप एरिया लेंगे, देखिए वीटी ग्राफ का अगर आप एरिया लेते हैं एरिया तो वो क्या देगा आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस देगा डिपेंडिंग हम क्या कर रहे हैं, साइन यूज कर रहे हैं या नहीं। अगर इसका स्लोप आप लेंगे तो स्लोप क्या देगा एक्सेलरेशन दे देगा, ठीक। और एसटी ग्राफ है इसका अगर आप स्लोप लेते हैं तो वो क्या देगा वेलोसिटी दे देगा, लिख लो सारे के सारे। और एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ का अगर एरिया लेते हैं तो ये क्या दे देगा वेलोसिटी दे देगा। एटी मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो यूनिट क्या हो जाएगी मीटर, क्योंकि एरिया ले रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर। देखो हो सकता है तुमसे ये भी देके पूछा जाए अगले क्वेश्चन में रिपीट कर दिया जाए कि वीटी ग्राफ का एरिया लोगे तो कौन सी क्वांटिटी गिव करेगा, तो वो डिस्प्लेसमेंट देगा, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है मीटर लेंथ की। 91 4 कार ए बी सी मूविंग ऑन अ लेवल रोड, द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ आर शोन इन फिगर। तो हमें पता है कि भाई सेम टाइम पे जो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया होगा वही होगा, तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा किसकी दिख रही है आपको, डिस्टेंस दिख रही है सबसे ज्यादा डीसी की, फिर डी की, फिर डी की, फिर डी की, सबसे ज्यादा किसके पास डिस्टेंस है भाई, तो हमारे पास डीबी के पास है, डीसी के पास है। सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चला मतलब तेजी से चला होगा, तो सी के पास सबसे ज्यादा तेज स्पीड है, तो कार डी इज फास्टर देन सी, कार बी स्लोवेस्ट, कार बी इज स्लोवेस्ट, बिल्कुल कार बी इज स्लोवेस्ट होगा। और कार ए इज फास्टर देन कार डी, कार ए इज फास्टर, तो ये इनकरेक्ट हुआ, कार बी इज स्लोवेस्ट, कार बी इज स्लोवेस्ट सही है, बी स्लोवेस्ट होगा। कार डी इज फास्टर देन सी, कार डी इज फास्टर देन सी नहीं गलत है। कार सी इज स्लोवेस्ट, कार सी इज स्लोवेस्ट बिल्कुल ये भी गलत है, कार सी तो सबसे फास्टर होगी ना, तो कार डी फास्टर तो है नहीं, तो बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ा हूं और यही मैंने क्वेश्चन उसमें डिस्टेंस जब पढ़ाया था वहां पर करवाया है, ये क्वेश्चन मुझे याद है खुद से, ठीक है, तो तुम करोगे इसको। अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर गई बॉडी, मान लीजिए डिस्टेंस एक्स है, ये 20 मीटर पर मिनट में जा रही है और आ भी रही है 30 मीटर पर मिनट में आ रही है, ठीक। एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द जर्नी, हमें देखना है कि ये 1 मीटर पर सेकेंड में, बाकी 2 मिनट में, तो कन्वर्ट नहीं करते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है एवरेज वेलोसिटी यही होता है भाई। तो ये होगा क्या टोटल डिस्टेंस, भाई ए से बी तक तुम चले तो गए एक्स मीटर चले होगे, फिर बी से ए पर आए तो फिर एक्स चले होगे, तो 2x चले हो, ठीक। तो ए से एक्स गए एक्स में, तो यहां से अगर टाइम बताओगे तो x/20 हो जाएगा, क्या आने का भी टाइम क्या हो जाएगा x/30, तो यहां से देखोगे x/20 जाने का समय प्लस x/30 आने का समय, तो इसको थोड़ा सा अगर सॉल्व करोगे तो 2x अपॉन इंटू 60 कर लो, यहाँ हो जाएगा 50x, तो ये कट गया 0 से कट गया, यह आ जाएगा 6 दूना के 12/5 मीटर
पर मिनट आ गया, बट हमें दिख रहे हैं कहीं पर वैल्यू मैच नहीं कर रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको 12 से 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। बोलो कुछ गलती है क्या? 600 हो जाएगा दोस्त, सॉरी, ये 600 आ जाएगा। अगर इस तरीके से हम लेते हैं तो 120 आ जाएगा, तो इसको काट देंगे तो 24 मीटर पर मिनट, 24 मीटर पर मिनट आ जाएगी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमने थोड़ा सा गलती किया, एलसीएम 20 और 30 का 600 होगा, मिस्टेक, बट करेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो 24 मीटर पर मिनट, तो बी ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। मीटर पर सेकंड पे जाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ठीक है। आ जाइए अगले पे। देखिए वेलोसिटी क्या हो रही है, समय के साथ घटती जा रही है, वेलोसिटी घटती जा रही है, वेलोसिटी घटती जा रही है, समय बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी घटती जा रही है। इसका मतलब रिटार्डेशन होगा, क्या रिटार्डेशन होगा। अगर वेलोसिटी बढ़ती तो एक्सेलरेशन होता, वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब रिटार्डेशन है, तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है। और एक कांस्टेंट स्लोप से, एक कांस्टेंट स्लोप से देखो घट रही है, कांस्टेंट स्लोप से, इसका मतलब यूनिफॉर्मली रिटार्ड हो रही है। which one of the following graph show ऑब्जेक्ट टू स्टेशनरी, स्टेशनरी मतलब अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। बी, यहाँ देखो डिस्टेंस चेंज हो रही टाइम के साथ, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, इसके लिए यही ग्राफ होगा। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी ऐसा होगा, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरीके का बन जाएगा, तो ये भी गलत है, ठीक है। तो डी और इसी बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। 90 विच ऑफ द फॉलोइंग इस ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। देखो एक टाइम पर अगर आप देखोगे इस पोजीशन के लिए बी विल बी द करेक्ट आंसर, लेकिन कैसे? सेम टाइम पर दो वेलोसिटी कैसे हो सकती है? सेम टाइम पर दो वेलोसिटी, यहाँ v1 यहाँ देखोगे तो v2, सेम टाइम पर दो स्पीड कैसे बता सकते हो भाई? दो डिफरेंट स्पीड, सेम स्पीड डिफरेंट टाइम पर हो सकती है, बट सेम टाइम पर दो स्पीड आप कैसे बता सकते हो भाई? अगर ये गाड़ी चल रही है, यहाँ पर ये आदमी चल रहा है, तो मान लो 10 बजे आपसे पूछूंगा तो आपसे ऐसा थोड़ी बोलोगे 50 मीटर पर सेकेंड और 60 मीटर पर सेकेंड, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं ना। अगर ये जरूर बोल सकते हो कि 50 मीटर पर सेकेंड दो बार थी, एक बार 10 बजे था, एक बार 10:30 बजे था, तो दो डिफरेंट टाइम पर सेम स्पीड हो सकती, बट सेम टाइम पर दो डिफरेंट स्पीड नहीं हो सकती। तो ये ऐसे आप लाइन खींचोगे, दो वैल्यू आएगी सेम वैल्यू, सो दैट्स वाई कभी भी क्लोज सर्कल नहीं बनेगा वीटी ग्राफ। स्मॉल गैप इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज, अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक सर्किट इस तरीके से हम जो बनाते हैं, अगर ये हमने बनाया है, बैटरी डाला हुआ है यहाँ तो इस तरीके से, तो ये स्मॉल गैप क्या होता है? इसे हम स्विच बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं। और लास्ट ऑफ द सेशन जो क्वेश्चन है वो बड़ा मजेदार, इसको हम क्या बोलते हैं? होमवर्क रख देते हैं आपके लिए, ठीक है, होमवर्क रख देते हैं। ये क्या है? होमवर्क है आपके लिए। तो होमवर्क भी है और इसका पूरी की पूरी टेलीग्राम में आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा मेरे भाई, तो आप टेलीग्राम से लेने के बाद प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, इतना वादा आपको करना पड़ेगा। और देखो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको नहीं समझ में आया, मतलब प्रैक्टिस और तैयारी आपकी बहुत कमजोर है मेरे दोस्त, तो आप थोड़ा सा अपने आप को अभी मोटिवेट करिए कि अगर नहीं भी हुआ तो हम अच्छे से आगे पढ़ेंगे, मतलब 11th जहां से भी करेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर सीएचएस एग्जाम, और अच्छे से एग्जाम देना, फोड़ के आना। बहुत सारी चीजें मैंने करवा दी हैं, एक बार रिवाइज कर लेना। और जाते जाते ये बोलूंगा कि प्रैक्टिस जितना ज्यादा करके जाओगे, मेन काम साइंस के लिए यही करो कि प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। और भी क्वेश्चन मैं टेलीग्राम में प्रोवाइड कर रहा हूँ, रैंकर सीएचएस है टेलीग्राम चैनल का नाम। यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं मतलब आपने बहुत मेहनत करी है। थैंक यू सो मच, आपने पूरी वीडियो देखी है, पूरे सॉल्यूशन देखे हैं, 100 क्वेश्चन देखा है, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। अगर कुछ नहीं समझ में आओ तो कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल डेफिनेटली आंसर, ठीक है, मैं आपको वो चीज का आंसर करूंगा। तो बस आपका काम है डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताइए कि ये प्रॉब्लम है और आपको क्वेश्चन दिख रहा है यार, मेन काम ये है आपका। तो आप सारे क्वेश्चन फिर से लगाना, मैं बोलूंगा कि जाते जाते इतनी बात ही बस बोलूंगा कि फिर से पीडीएफ डाउनलोड करना, फिर से क्वेश्चन खुद से 100 लगा जाना, तुम्हारी प्रिपरेशन बूस्ट हो जाएगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं एग्जाम के बाद अच्छे रिजल्ट के साथ, अच्छी होप के साथ। तो अच्छे से एग्जाम देना, पेशेंस रख के देना, प्रेशर नहीं लेना है, कंपेयर मत करना खुद को, जो आए उतना ही करना और एक्यूरेसी के साथ करना। दो चीजों पर ध्यान रखना, एक्यूरेसी और टाइम मैनेजमेंट। बाकी इंशाअल्लाह भगवान अच्छा करे, ठीक है, और अच्छा पेपर होगा आपका। विश यू ऑल द बेस्ट अगेन एंड मिलते हैं एग्जाम के बाद। बाय बाय, जय हिंद।